रजिस्ट्रेशन एक्ट पढ़ा था कल, ठीक है, वो खत्म हुआ। रजिस्ट्रेशन एक्ट वाले के अंदर ही एक और एक्ट है, उसका नाम है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। क्या क्या ईयर है? 1882। अभी सेल ऑफ गुड एक्ट पढ़ा था हमने, उसमें कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही थी? मूवेबल। इसमें कौन सी होगी? इमूवेबल। मतलब रजिस्ट्री कराते हैं कौन सी प्रॉपर्टी के लिए? इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो जब वो ट्रांसफर हो रही है उसका एक्ट उन्होंने आपको बताया है। देखो स्कीम ऑफ द एक्ट, स्कीम ऑफ द एक्ट बेसिक क्या है? ट्रांसफर, ठीक है। ट्रांसफर बाय एक्ट ऑफ पार्टीज या फिर ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ यानी इंसॉल्वेंट हो गया, पापा की प्रॉपर्टी आ गई, सक्सेशन हो गया, या फिर एग्जीक्यूशन यानी कोर्ट ने बोला कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी पड़ेगी। बाय एक्ट ऑफ पार्टीज यानी इच्छा अनुसार मैंने क्या किया, ये प्रॉपर्टी मेरी, आप ले लो, ठीक है। एक्ट ऑफ पार्टीज में आता है एक टेस्टमेंट्री। टेस्टमेंट्री में मतलब विल वगैरह, ठीक है। टेक्स इफेक्ट आफ्टर डेथ गवर्न बाय इंडियन टीपी एक्ट, ठीक है। इधर ही बैठ जाए मानसी। नेक्स्ट, इंटरवर्स टेक्स इफेक्ट बिटवीन टू लिविंग पर्सन एंड गवर्न सक्सेशन। बाय एक्ट ऑफ पार्टीज दो तरीके से हो रहा है। एक क्या, इधर देख ले पर ना, अच्छी लग रही है वो, इधर देख। टेस्टिमेंट्री और इंटरवेयर्स, यानी कि टेस्टिमेंट्री यानी टेक्स इफेक्ट आफ्टर डेथ, और इंटरवेयर्स यानी दो पार्टीज, एक पार्टी और दूसरी पार्टी। इंटरवेयर्स में बोल रहा है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल, स्पेशल ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब जब इमूवेबल प्रॉपर्टी का स्पेशल ट्रांसफर होता है ना, इधर बाय सेल होता है, इधर बाय मॉर्टगेज होता है, इधर बाय लीज होता है, इधर बाय एक्सचेंज होता है, इधर बाय गिफ्ट होता है, और एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम्स याद है किसी को? हाँ, जो सेल ऑफ गुड में एक्सक्लूड होता है, ठीक है। मतलब वो कहाँ आ गया? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में। ये सारे टॉपिक्स लास्ट में हमको दिए हुए हैं। पहले हमको एक्ट समझाया गया, उसके बाद ये सारे टॉपिक समझाए गए। कौन कौन से तरीके से ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होता है? दो तरीके, पहले तो बाय एक्ट ऑफ पार्टीज और एक ऑपरेशन ऑफ लॉ। जब एक्ट ऑफ पार्टीज है तो दो तरीके, क्या? टेस्टिमेटरी और इंटरवेयर्स। उसके बाद फिर इंटरवेयर्स में क्या? दो चीजें, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी विच इज मूवेबल और इमूवेबल, और दूसरा स्पेशल ट्रांसफर। स्पेशल ट्रांसफर में क्या क्या आ गया? सेल, मॉर्टगेज, लीज, एक्सचेंज, गिफ्ट और एक्शनेबल क्लेम। हाँ, टू पार्टीज। हाँ, इट बिटवीन टू पार्टीज, एक पर्सन नहीं चाहिए। इंटरवेयर्स मतलब टू पार्टीज, एज अ कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉपर अग्रीमेंट होगा, सेल डीड बनेगी, ठीक है। ऑपरेशन ऑफ लॉ में ही आएगा ना, आफ्टर डेथ आपको प्रॉपर्टी मिलेगी। विल, तो लॉ विल बना के गया है। विल किसका पार्ट है? विल बनाते क्यों है? इट्स लीगल इफेक्ट देने के लिए। तो आफ्टर डेथ ही विल जनरेट होगी ना, पहले से विल तो हम एग्जीक्यूट नहीं कराते, मैंने लिख दिया अब ले लो प्रॉपर्टी, ऐसा नहीं होता ना। आफ्टर डेथ इफेक्ट में आता है, इसलिए उसको टेस्टमेट्री का। और बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ में बाय एक्ट ऑफ पार्टीज में लिखा है, ऑपरेशन ऑफ लॉ में नहीं लिखा है, क्योंकि उसके बाद विल मेरी मर्जी से बना रही हूं ना मैं। लॉ के हिसाब से प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर नहीं होती है। देखो, एक आदमी है बिना विल के मर गया है, प्रॉपर्टी किसको जाएगी? उसके बेटे को और जो भी उसकी वाइफ को, ठीक है। ये कहां से आया? ऑपरेशन ऑफ लॉ। एक पर्सन है, विल बना के गया और मर गया है, मेरी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में जानी चाहिए, मेरे फ्रेंड को जानी चाहिए, कैसे हुआ ये? बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, क्योंकि लिख के गया। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ कहां जाती है? उसके बेटे को, उसकी बीवी को। बाय एक्ट ऑफ पार्टीज कहां गई? उसके फ्रेंड्स को, उसकी ट्रस्ट वाली प्रॉपर्टीज को, ठीक है। इसीलिए कि मेरी डेथ होने के बाद ये प्रॉपर्टी इसको ट्रांसफर होगी, दिस इज टेस्टिमेटरी, दिस इज एक्ट ऑफ पार्टीज, ठीक है। ये एक्ट किया ना उसने कि ये जाएगी। ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑटोमेटिकली होता है। चलो, इंस्ट्रूमेंट मींस नॉन टेस्टिमेटरी इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट मींस नॉन टेस्टिमेटरी यानी जो विल नहीं है, जो हम क्रिएट करते हैं, टू पार्टीज लिविंग पर्सन क्रिएट्स, ठीक है। अटैच टू द अर्थ, अटैच टू द अर्थ की डेफिनेशन क्या लिखी है? शान, रख दे फोन। अटैच टू द अर्थ का मतलब क्या है? क्या लिखा है? रूटेड इन द अर्थ एज इन केस ऑफ ट्रीज एंड श्रग्स, फिर एम्बेडेड इन द अर्थ एज इन केस ऑफ वॉल्स और buildings, or attached to what is so embedded for the permanent beneficial enjoyment to that it is attached, ठीक है। तो trees attached to the earth बोलते हैं हम, walls and buildings attached to the बोलते हैं, और permanently जैसे AC हमने अफिक्स कर दिया, या फैक्ट्रीज में मशीन फिक्स कर देते हैं फॉर कुछ ना कुछ enjoyment, it is called attached to the earth। अब दो तीन टॉपिक्स हैं, देखो क्या लिखा है।
एब्सोल्यूट इंटरेस्ट, फिर क्या लिखा है रिवर्जन और रिमाइंडर, मैंने इसके बारे में आप लोगों को बताया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में, और फिर क्या लिखा है वेस्टेड एंड कंटिंजेंट इंटरेस्ट। ये वेस्टेड एंड कंटिंजेंट इंटरेस्ट कल जब हम इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ रहे थे कि कौन से कंपलसरी इंस्ट्रूमेंट्स है जिनका रजिस्ट्रेशन कराना है, तब ये टर्म आ रहा था। एब्सोल्यूट इंटरेस्ट का मतलब समझो बच्चे कि अगर एक प्रॉपर्टी में हिमांशी को पास ऑन कर रही हूँ और उसका वो मुझे अमाउंट दे रही है, दिस इज कि उसके पास क्या है एब्सोल्यूट इंटरेस्ट है, उस पर कोई भी कंडीशंस नहीं है। मैं इसको ये नहीं बोल सकती सुनना आगे बेचना मत प्रॉपर्टी, क्यों? क्योंकि इसके पास एब्सोल्यूट, इसको बेचनी है, इसको रखनी है, एंजॉय करनी है, फेंकनी है, यूज करनी है, जो करना है ये कर सकते, रेंट पे देनी है, जो भी करना है इसके पास एब्सोल्यूट इंटरेस्ट होता। तो ये इसलिए डिफाइन करने के लिए बोर्ड, ये इसलिए डिफाइन करने को समझाया है कि अगर एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के थ्रू ट्रांसफर होती है तो आपको क्या ट्रांसफर करना है, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफर करना है विदाउट एनी कंडीशन। When a person owns a property, he has an absolute interest in it. जो चाहे वो उसमें कर सकता है. Ownership consists of bundles of rights, rights of possession, enjoyment, to do anything such as selling, mortgaging, making gifts of प्रॉपर्टी। मतलब मैंने हिमांशी को ट्रांसफर की, उसके बाद एग्जाम्पल लिखा है कि ए यानी मैं ओनर ऑफ द लैंड हैज एन एब्सोल्यूट इंटरेस्ट इन द लैंड। ए यानी साक्षी हैज सेल द लैंड टू Himanshi and Himanshi becomes the owner. She acquires an absolute interest in land and purchased from साक्षी। लाइकवाइज इफ मैंने उसको गिफ्ट भी की होती तो भी उसके पास क्या जाता, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट आता। क्लियर है सबको एब्सोल्यूट इंटरेस्ट? टीपी एक्ट के अंदर एनीथिंग विच यू आर डिफाइनिंग शुड बी एंडेड विद एन एग्जाम्पल। ठीक है, जितना भी इसमें दिया गया है, इधर क्या करेगा वो, इधर आपसे पूछ लेगा एब्सोल्यूट इंटरेस्ट डिफाइन करो, तो आपको ये बताना है कि एक पर्सन जिसके पास ओनरशिप है उसके पास एब्सोल्यूट इंटरेस्ट, और एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मतलब right to enjoyment, right to possession, right to do anything on that property. It considered as selling, mortgaging or making gift of the property. Absolute interest का मतलब ये होता है। अगर ये पूछ लिया तो ये बताना विद एन एग्जाम्पल, या तो वो क्या करेगा आपको ये वाला एग्जाम्पल देगा जहां पे आपको क्या बताना है एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्या होता है, वो बुक का ही एग्जाम्पल देगा, अलग से कुछ भी बाहर का नहीं देगा। ठीक है, नेक्स्ट रिवर्जन और रिमाइंडर, किसी को याद है क्या था? रिमाइंडर यानी प्रॉपर्टी वापस, तो रिवर्स में भी तो वापस आती है, बॉस बेबी वाला एग्जाम्पल था। ठीक है, कि एक पर्सन ने एक पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है। ठीक है, अभी मैंने क्या किया है, लीज पे दी है। ठीक है, लीज पे दी है तो ये क्या हो गया, वापस आएगी, तो इसको क्या बोलेंगे, रिवर्जन। रिवर्स होके प्रॉपर्टी मेरे पास आती है। ठीक है, अगर मैंने, सबको समझ आया, रिवर्स होके जब प्रॉपर्टी लीज पे देते हैं तो रिवर्स होके आती है। अगर एक प्रॉपर्टी मैंने शैली को दी और बोला तुम रखो इसको 5 इयर्स तक, 5 इयर्स के बाद इसको अदिति को दे देना, अदिति के पास क्या गया, रिमाइंडर इंटरेस्ट। 5 साल किसने एंजॉय की प्रॉपर्टी, शैली ने। ठीक है, हमने जो बेबी बॉस वाला एग्जाम्पल देखा था उसमें देखा था एक पर्सन अपनी वाइफ को प्रॉपर्टी देता है कि जब तक तुम जिंदा हो तब तक इसे एंजॉय करो, उसके बाद किसको दे दो, बॉस बेबी, बेबी बॉस को। ठीक है, तो बॉस बेबी के पास क्या आता है, रिमाइंडर इंटरेस्ट आता है, मतलब बच्चा कुचा जितना प्रॉपर्टी है वो इंटरेस्ट आएगा। तो रिवर्जन और रिमाइंडर, एक बार देखो, some interest under English law are reversion and remainder. Reversion is residue of the original interest which is left after the grantor has granted to lessee a small state. वर्ड याद रखो कि रिवर्जन में क्या मिलता है आपको, ओरिजिनल इंटरेस्ट, और रिमाइंडर में क्या मिलता है, लिमिटेड इंटरेस्ट, बचा कुचा। ठीक है, सर्व करवा दो, नहीं नहीं करा दो, करा, हाँ। ओरिजिनल इंटरेस्ट कहाँ है, रिवर्जन में। लिमिटेड इंटरेस्ट कहाँ है, रिमाइंडर। अब याद रहेगा, लाइफ टाइम के लिए मिल गई ना, उसके बाद एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। ठीक है, उसके बाद एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मिल गया। ठीक है, अब लेकिन बची कुची प्रॉपर्टी मिली, अब बेबी बॉस को उसका जो करना है, राइट टू एंजॉयमेंट है, राइट टू पोजेशन है, राइट टू सेलिंग है, मॉर्गेजिंग है, मेकिंग अ गिफ्ट, जो करना है कर। ठीक है, दो चीजें, रिवर्जन और रिमाइंडर। रिवर्जन में ओरिजिनल इंटरेस्ट मतलब लेसी वाला वर्ड याद रखना, और रिमाइंडर में लिमिटेड इंटरेस्ट। ठीक है, दोनों में एग्जाम्पल दिए हैं, कर सकता है जो करना है, जैसे उसकी वाइफ को दी ना प्रॉपर्टी कि तुम यूज करो जब तक तुम जिंदा हो, तो उसको जो कर एब्सोल्यूट इंटरेस्ट, उसके बाद तुम्हारे मरने के बाद प्रॉपर्टी बेबी बॉस को, तो बेबी बॉस जो करना चाहे कर सकता है, वो अलाउड नहीं है, वो टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा होगा। अगर बेच भी दी ना तो जब तक वो जिंदा है तब तक वो एंजॉय करे, फिर उसको ये बोलना पड़ेगा कि उसके बाद तो बेबी बॉस को
जाएगी। ठीक है, गुड। चलो, दोनों में एग्जाम्पल दिए, मार्क करो। फॉर एग्जाम्पल, ए द ओनर ऑफ द लैंड लीज इट टू बी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। द पर्सन हु ग्रांट्स द लीज इज द लेसर, एंड जिसको मिली है वो क्या हो गया, लेसी। हियर आफ्टर 5 years द लेसी विल कम टू एन लीज विल कम टू एन एंड द प्रॉपर्टी विल रिवर्ट बैक टू द lesser। The property which reverts back to him is called reversion or reversionary interest। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, लिमिटेड इंटरेस्ट में। फॉर इंस्टेंस, ए द ओनर ऑफ द लैंड ट्रांसफर द प्रॉपर्टी बी फॉर लाइफ, यानी जब तक बी जिंदा है तब तक उसके पास क्या है, प्रॉपर्टी है। देन सी टू एब्सोल्युटली, ठीक है, तो मतलब सी के पास क्या गया, लिमिटेड इंटरेस्ट, उसको हम क्या बोलेंगे, रिमाइंडर। Here the in the interest of favor B is limited interest, that is only for life, so long as A is alive he enjoys the property। he has a limited interest since he, देख मार्क आ गया, सौम्य देख वहां लिखा है, since he cannot sell away the property। क्यों, क्योंकि उसके पास क्या गया है, लिमिटेड इंटरेस्ट गया है। इज ओनली राइट टू एंजॉय द प्रॉपर्टी, और जैसे उसकी डेथ होगी प्रॉपर्टी किसको चली जाएगी, सी को। वो कौन है, रिमाइंडर। एब्सोल्यूट इंटरेस्ट, रिवर्जन, रिमाइंडर, ये सब इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वेस्टेड और कंटिंजेंट। ठीक है, वेस्टेड बच्चे दो टाइप में, वेस्टेड इन पोजेशन और वेस्टेड इन इंटरेस्ट, पहली बात। और कंटिंजेंट क्या होता है, कुछ हैपनिंग, परफेक्ट, कुछ होगा, कुछ कंडीशन फुलफिल होगी तो ट्रांसफर होगा, नहीं तो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं होगा। वेस्टेड दो टाइप में डिवाइडेड है, कौन कौन से, वेस्टेड इन पोजेशन और वेस्टेड इन इंटरेस्ट। वेस्टेड इन पोजेशन यानी प्रेजेंट पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, वहां लिखा है वेस्टेड इन पोजेशन यानी प्रेजेंट, आज मैंने आपको एक प्रॉपर्टी दे दी तो आज आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो गया। और वेस्टेड इन इंटरेस्ट यानी व्हेन देयर इज नॉट राइट पोजेशन प्रेजेंट बट अ पोजेशन विल फ्यूचर में आएगा। ठीक है दीदी, एक एक लाओगे क्या, मैं आ जाऊं, अरे पूरे ध्यान आप में रहेगा, चला जाना प्लीज। चलो, वेस्टेड इन पोजेशन और वेस्टेड इन, अभी रख ले वहीं, लास्ट में डस्टबिन में डाल देंगे। ठीक है, सब इकट्ठे डस्टबिन में डाल देंगे। हो गई है क्या तुम लोगों की कॉफी, वही तो गर्म तो है इतनी, शक्कर डाल ले। चलो, हाँ सही है ना, नहीं ठीक है। देखो, वेस्टेड इन पोजेशन और वेस्टेड इन इंटरेस्ट देख रहे थे। पोजेशन यानी प्रेजेंट, इंटरेस्ट यानी जो फ्यूचर में मिलेगा। ठीक है, वेस्टेड इन पोजेशन और वेस्टेड इन इंटरेस्ट। वेस्टेड इन पोजेशन यानी, पोजेशन का मतलब ऑब्वियसली यही होता है कि किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देना, पर अगर वेस्टेड बोल रहे हैं हम आगे तो उसका मतलब होता है कि प्रेजेंट वाला, और इंटरेस्ट बोल रहे हैं मतलब कि फ्यूचर वाला। अब एग्जाम्पल लिखा हुआ है, फॉर इंस्टेंस इफ द लैंड इज गिवन टू ए फॉर लाइफ विद अ रिमाइंडर टू बी। इसका मतलब क्या है कि हमने ए को दिया है और फिर बची कुची प्रॉपर्टी किसको जाएगी, बी को जाएगी। ए इज राइट इज वेस्टेड इन पोजेशन, मतलब उसको प्रेजेंट में मिल गया है, फ्यूचर में किसके पास जाएगी प्रॉपर्टी, बी के पास। तो बी का राइट यहाँ पे क्या है, वेस्टेड इन इंटरेस्ट। ठीक है, vested in interest is transferable and heritable. If the property A for life and afterwards B gets vested in interest and B transfer this to C will take the life estate of A comes to an end, B's interest since it vested is also heritable। ठीक है, एक बार फिर से समझो, यहाँ पे A कौन है, चंपू, ठीक है, B कौन है, पप्पू, और C कौन है, राजू। ठीक है, अब if the property A for if the property is given चंपू to for life, मतलब जब तक चंपू जिंदा है प्रॉपर्टी किसकी है, ए की है, चंपू की है। चंपू के मरने के बाद किसके पास जाएगी,
पप्पू के पास। बी को प्रॉपर्टी मिली है, वो क्या है, वेस्टेड इन इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि उसको फ्यूचर में मिलेगा जब चंपू मर जाएगा। एंड बी ट्रांसफर्स दिस इंटरेस्ट टू सी। बी ने क्या बोला कि यार मेरे को प्रॉपर्टी आने ही वाली है, तो मैं किसको दे देता हूँ, राजू तेरे को दे देता हूँ। राजू विल टेक द लाइफ एस्टेट ऑफ ए। राजू को प्रॉपर्टी कब मिलेगी, अल्टीमेटली जब ए की यानी चंपू की डेथ हो जाएगी। क्लियर है? तो जो बी है यानी पप्पू इंटरेस्ट, सिंस इट वेस्टेड, इज ऑल्सो हेरिटेबल, क्योंकि उसकी डेथ होगी तो उसको प्रॉपर्टी मिलेगी। इफ बी डाइज यानी पप्पू डाइज ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ ए, अब बी मर गया तो भी प्रॉपर्टी किसको मिलेगी, डायरेक्टली राजू को। सी विल गेट द प्रॉपर्टी आफ्टर द डेथ ऑफ ए। क्लियर है? दिस इज कॉल्ड वेस्टेड इन इंटरेस्ट। वेस्टेड इंटरेस्ट क्या होता है, फ्यूचर में मिलता है, यानी एक की लाइफ एस्टेट खत्म हो जाएगी उसके बाद मिलेगा। वेस्टेड इन पोजेशन क्या मिलता है, अभी प्रेजेंट मिलता है। गुड। कंटिंजेंट इंटरेस्ट, कंटिंजेंट इंटरेस्ट इज एन इंटरेस्ट टेक इफेक्ट आफ्टर कंडीशन इज सेटिस्फाइड। इट इज सब्जेक्ट टू कंडीशन प्रेसिडेंट। नहीं, मतलब एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्या है, इट्स अ टर्म that anything which is transferred to you, it's an absolute interest. It should be free for enjoyment. ठीक है? नाउ जब आपके पास वेस्टेड इंटरेस्ट प्रॉपर्टी आ रही है, वेस्टेड इंटरेस्ट इज फ्यूचर इंटरेस्ट, ये उसका मतलब है। जब भी आपके पास इंटरेस्ट आएगा, इट इज एन एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। हाँ, किसी के मरने के बाद। ठीक है। कंडीशन कंटिंजेंट इंटरेस्ट यानी क्या हो गया कि टेक्स इफेक्ट आफ्टर द कंडीशन इज सेटिस्फाइड, मतलब सब्जेक्ट टू अगर ए ने बी से शादी की तो आपको प्रॉपर्टी मिलेगी, मतलब शादी नहीं की तो प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। तो ये क्या होता है, प्रॉपर्टी कब मिलेगी, जब वो कंडीशन फुलफिल होगी। आज बारिश होगी तो प्रॉपर्टी मिलेगी, मतलब बारिश नहीं हुई तो नहीं मिलेगी। तो ये क्या है, कंटिंजेंट है। ठीक है। मीनिंग ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, सेक्शन 5 देखो क्या लिखा है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मींस एक्ट बाय लिविंग पर्सन कन्वेंस, यानी कंपनी को इन लोग नहीं डाल रहे हैं, किसको डाल रहे हैं, लिविंग पर्सन को। तो टीपी एक्ट डिफाइन करता है दो इंडिविजुअल के बीच में ये काम होना चाहिए। इफ वन पर्सन और मोर देन अदर लिविंग पर्सन हिमसेल्फ और टू अनदर मोर पर्सन और वन पर्सन को ट्रांसफर करते हैं, तो इस एक्ट को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। फिर लिखा है ट्रांसफर इंटरव्यूअर्स, यहाँ पे अपन ने पढ़ा था ऊपर, इंटरव्यूअर्स यानी टू लिविंग पर्सन, टू पार्टीज पढ़ा था, इसका मतलब है बिटवीन टू लिविंग पर्सन। लिविंग पर्सन ने अब टीपी एक्ट ने इंक्लूड कर दिया। लिविंग पर्सन में कौन कौन, कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, मतलब सिर्फ आदमी नहीं। लिविंग पर्सन में और कौन कौन आ गए, body of individuals whether incorporated or not, they are allowed to transfer of property in their name। ठीक है। अब टॉपिक है मूवेबल और इमूवेबल। क्या होता है मूवेबल प्रॉपर्टी, अपन ने सेल ऑफ गुड एक्ट में पढ़ा है, क्या था, गुड्स। एंड व्हाट इज नॉट, एग्रीकल्चर क्रॉप, टिम्बर, गुड। कोई कुछ बोल रहा था क्या, चलो। The term property signifies the right of ownership or any less carved out of ownership. Various specific, पहला है various specific transfer relating to immovable property lays down general principle of property to both movable and immovable। मतलब TP एक्ट किसके लिए बात करता है, सिर्फ और सिर्फ immovable, और दूसरे specific एक्ट है जो दोनों, शायद दोनों प्रॉपर्टी की बात करते हो। मूवेबल प्रॉपर्टी एक्चुअली टीपी एक्ट में डिफाइंड नहीं है। मूवेबल प्रॉपर्टी कहाँ डिफाइंड है, जनरल क्लॉजेज एक्ट। कहाँ डिफाइंड है, जनरल क्लॉजेज, मतलब कुछ ना कुछ टर्म्स उसमें बस डिफाइन की हुई है। इट्स एन एक्ट जहां पे कुछ कोई हर क्लॉज की डेफिनेशन दी हुई है। इसका मतलब है प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब जो इमूवेबल है वो इमूवेबल है, जो इमूवेबल नहीं है वो क्या है, मूवेबल है। ये किसने बोल दिया, जनरल क्लॉजेज एक्ट ने। जनरल क्लॉजेज एक्ट ने मूवेबल को कैसे डिफाइन किया, एवरी प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी। फिर एक और एक्ट है रजिस्ट्रेशन एक्ट, अभी पढ़ा था कल, ठीक है। रजिस्ट्रेशन एक्ट ने मूवेबल प्रॉपर्टी को क्या बोल दिया, प्रॉपर्टी इंक्लूड्स एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सक्लूडिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी बट इंक्लूडिंग व्हाट, स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास। ठीक है। जनरल क्लॉजेज एक्ट ने क्या बोला, मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, जो इमूवेबल नहीं है। रजिस्ट्रेशन एक्ट ने क्या बोल दिया, जो इमूवेबल नहीं है और स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास। ये किसकी डेफिनेशन हो गई, मूवेबल प्रॉपर्टी की। ऐसे ही देखो इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो टीपी एक्ट ने इमूवेबल प्रॉपर्टी को भी डिफाइन
नहीं किया, ठीक है। लेकिन उसने एक नेगेटिव सेंस में बोला कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या नहीं है, स्टैंडिंग टिम्बर नहीं है, ग्रोइंग क्रॉप्स नहीं है और ग्रास नहीं है, क्योंकि ये क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी। किसने बोला था ये मूवेबल है, registration act ने, very good. Standing timber are trees fit to use building or repairing houses. This is an exception to the general rule, growing trees are immovable property. General clauses act ने फिर define किया immovable property को। General clauses act ने क्या बोला, immovable property states shall include land, benefits arise of land, things attached to earth. Things attached to earth की definition देखी थी, क्या था, 3 पॉइंट्स थे, embedded, building, wall building, rooted। खोलना जरा, ये अटैच टू द अर्थ लिखा था, क्या लिखा है, रूटेड इन द अर्थ यानी ट्रीज एंड श्रब्स, एम्बेडेड इन द अर्थ यानी वॉल्स एंड बिल्डिंग, और अटैच सो एम्बेडेड फॉर द परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट, ठीक है। तो जो हमारा जनरल क्लॉजेज एक्ट है उसने इमूवेबल प्रॉपर्टी को क्या बोला, दैट इट शुड इंक्लूड लैंड, बेनिफिट अराइज ऑफ लैंड एंड थिंग्स अटैच टू द अर्थ। मेरे साथ याद करो, लैंड, बेनिफिट्स अराइज ऑफ लैंड और थिंग्स अटैच टू द लैंड। एक और पॉइंट याद करो, परमानेंटली फास्टिंग टू एनीथिंग अटैच टू द अर्थ। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एसी फिक्स हो गई है, ठीक है। अगर पूरी वॉल आप ट्रांसफर करो, एसी अलग से कर रहे हो तो मूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन अगर ये पूरा ट्रांसफर करो तो वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में कवर हो जाती है, ठीक है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी जनरल क्लॉजेस ने क्या बोल दिया, लैंड, बेनिफिट अराइज ऑफ लैंड, things attached to the earth और permanently fasting things attached to the earth। important mark करो। immovable property negative sense में defined है, what it is not, it does not include standing timber, growing crops और grass। general clauses act ने बोल दिया immovable property की exhaustive definition। exhaustive मतलब सिर्फ इतना ही आएगा, इसमें क्या क्या आएगा, land, benefits arise on land, things attached to the earth और permanently fasting anything attached to the earth। फिर एक और एक्ट है हमारा रजिस्ट्रेशन एक्ट, जिसने मूवेबल भी डिफाइन किया और इमूवेबल भी। इसने इमूवेबल को क्या बोल दिया, इंक्लूड्स द बेनिफिट्स अराइज आउट ऑफ लैंड, हेरिडेटरी अलाउंसेस जो ऊपर से आ रहे हैं, राइट ऑफ वे, लाइट, फेरीज एंड फिशरीज। रजिस्ट्रेशन एक्ट ने क्या क्या बोल दिया, अराइज आउट ऑफ लैंड पहली चीज, दूसरा हेरिडेटरी अलाउंसेस, तीसरा राइट ऑफ वे, लाइट्स, फेरीज एंड फिशरीज। राइट ऑफ वे मतलब राइट ऑफ लाइट, मैंने बनाया था, वॉल से लाइट आती है, उधर पे बिल्डिंग बना दे रहे हैं वो। ये क्या है, राइट ऑफ वे। एक बिल्डिंग है, ठीक है, मेरा फ्लैट यहाँ है, ठीक है, और एक यहाँ पे किसी का फ्लैट है, मेरे को यहाँ से जाने के रास्ता यहाँ से, मतलब मुझे इसका कहीं ना कुछ पाथ क्रॉस करना पड़ेगा। ये बोल सकती है ये मेरा एरिया है, ठीक है, मैं बोल सकती हूँ ये मेरा एरिया है। जब मैं ये फ्लैट खरीदूंगी तब मैं डील कर लूंगी कि ये फ्लैट के मैं 25 लाख रुपए दूंगी और ये राइट टू वे आने के मैं आपको 5 लाख रुपए और दूंगी, टोटल कितना हो गया, 30 लाख। तो मेरे ये इमूवेबल प्रॉपर्टी में कवर होगा, राइट टू वे। ये मुझे कोई एरिया नहीं बेच रहा है, यहाँ पे मैं पौधे पेड़ नहीं लगा सकती, ठीक है, लेकिन ये मेरे जाने का रास्ता है, ठीक है। ऐसी स्टेयरकेस बने होते हैं और वो कहते हैं कि यार नीचे हमारा मकान है, तुम्हारा ऊपर मकान है, तुम खुद से जाओ। खुद से कैसे जाएंगे, हमें तुम्हारा स्टेयरकेस यूज करना पड़ेगा ना। हो सकता है हमें उसके घर के अंदर का स्टेयरकेस यूज करना पड़े, दैट इज अ राइट टू वे, वी आर पेइंग फॉर इट और हमको वो राइट टू वे चाहिए। ऐसे ही राइट टू लाइट, एक बिल्डिंग बनी हुई है, यहाँ पे मैंने जब बिल्डिंग खरीदी थी तो मैंने क्लियरली बोल दिया था बाजू में बिल्डिंग मिलना अलाउड नहीं है, मतलब मैंने क्या खरीद लिया था उससे, राइट टू लाइट। क्या खरीद लिया था, राइट टू लाइट। ऐसे फिश एंड फिशरीज, पानी से निकालना है, फिशेज, फेरीज मतलब शिपिंग, ये सब कहाँ कवर होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। फेरीज मतलब शिप, समझते हैं ना सब। चलो, इमूवेबल प्रॉपर्टी दो एक्ट ने डिफाइन किया, कौन से जनरल क्लॉजेस एक्ट और रजिस्ट्रेशन एक्ट। मूवेबल प्रॉपर्टी के जनरल क्लॉज ने क्या बोल दिया, एवरी डिस्क्रिप्शन वाली प्रॉपर्टी एक्सेप्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी। जनरल क्लॉजेस एक्ट ने क्या बोल दिया, एवरी डिस्क्रिप्शन प्रॉपर्टी एक्सेप्ट इमूवेबिलिटी बट इंक्लूड्स स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास। इमूवेबल प्रॉपर्टी नेगेटिव सेंस में डिफाइंड है, इट डज नॉट इंक्लूड
स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास. व्हाट इट इंक्लूड्स, दो एक्ट ने डिफाइन किया. कौन कौन से? जनरल क्लॉजेज और जनरल क्लॉजेज ने एग्जॉस्टिव डेफिनेशन दी हुई है. क्या बोला उसने? लैंड, बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, थिंग्स अटैच टू द अर्थ और परमानेंट फास्ट राइट टू वाला रजिस्ट्रेशन एक्ट. फिर रजिस्ट्रेशन एक्ट ने क्या बोल दिया? बेनिफिट अराइज ऑफ द लैंड, हेरिडेटरी अलाउंसेस, राइट ऑफ वे, लाइट्स, फेरीज और फिशरीज. ठीक है. अब फॉलोइंग हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी. पढ़ो क्या क्या लिखा है, जोर से पढ़ो स्क्रीन में देख के. क्या क्या लिखा है? पहला, तो क्या ये इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी रेंट कलेक्ट करना? हाँ, रिकॉग्नाइज किया है उन लोगों ने. राइट टू कलेक्ट रेंट्स इज कंसिडर्ड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी का राइट. देखो क्या लिखा है, फॉलोइंग हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी. राइट टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम अ प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, इट्स एन इमूवेबल प्रॉपर्टी. ठीक है, मतलब किसी से रेंट लेना है और वो रेंट नहीं दे रहा है, तो क्या मैं टीपी एक्ट के अगेंस्ट बात कर सकती हूँ? हाँ कर सकती हूँ. इस पर्सपेक्टिव से समझ आया? नेक्स्ट क्या लिखा है, राइट टू वे. क्या ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है? अगर मैंने किसी से ये राइट लिया है कि आपकी प्रॉपर्टी के सारे रेंट मुझे आएंगे, तो मैंने उससे क्या ले लिया है? इमूवेबल प्रॉपर्टी ले लिया. अगर मैंने बोला आप ये वाले फ्लैट में जाने वाला रास्ता भी मेरे को चाहिए, मैंने उससे रास्ते का राइट लिया है. क्या है ये? इमूवेबल प्रॉपर्टी है. कौन से एक्ट में जाके लड़ाई करेंगे अगर दिक्कत हुई तो? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में. नेक्स्ट जोर से पढ़ो क्या लिखा है. मतलब कि एक लैंड मैंने किसी को यूज करने दिया कि यहाँ तू खेती कर सकता है, उससे मैंने उससे क्या ली? उससे फी चार्ज की यहाँ पे खेती करने का. जो तुम कर रहे हो वो तुम्हारा, ग्रोइंग क्रॉप्स ये वो तुम्हारे, लेकिन तुम यहाँ जो काम कर रहे हो ये मेरी लैंड है, उसका मुझे क्या चाहिए? एक फी चाहिए. तो ये भी क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी का राइट. थर्ड फोर्थ क्या है? हेरिडेटरी ऑफिसेस, मतलब पापा का ऑफिस, फिर उसके बेटे का ऑफिस, बेटे का, तो ये राइट क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी राइट. फिर क्या लिखा है? इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन. इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन यानी कि प्रॉपर्टी कहाँ दी थी? मॉर्टगेज में दी थी. ठीक है, अब 3 साल का लोन लिया था प्रॉपर्टी मॉर्टगेज में, 3 साल में आपने लोन पे ऑफ नहीं किया, बैंक क्या करेगा? प्रॉपर्टी ले लेगा. अब जैसे ही वो बेचने जा रहा था ना, आपने पैसा दे दिया, तो आपके पास क्या राइट है? रिडीम करने का प्रॉपर्टी. तो वो जो इक्विटी थी, आपका जो राइट था उस प्रॉपर्टी में, वो क्या कर सकते हो आप? रिडीम कर सकते हो. वो राइट को हम क्या कहेंगे? इमूवेबल प्रॉपर्टी. फिर क्या लिखा है? मॉर्टगेजी कौन होता है? जो मॉर्टगेज पे प्रॉपर्टी लेता है यानी बैंक. ठीक है, तो उसका प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है. अगर लोन नहीं किया पे तो बैंक क्या करेगा? प्रॉपर्टी खरीद लेगा, अपने पास रख लेगा, ओन प्रॉपर्टी बना लेगा, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्रिएट कर लेगा. दिस इज व्हाट अ राइट इन एन इमूवेबल प्रॉपर्टी. ठीक है, इसलिए हमने जब पढ़ा था ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, सेल, एक्सचेंज, मॉर्टगेज, लीज, गिफ्ट और एक्शनेबल क्लेम, सब देखा था. तो उसमें चार्ज, मॉर्टगेज सब कवर्ड था. तो मतलब वो राइट क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी का राइट है. फिर क्या लिखा है? लैक फ्रॉम ट्रीज. पेड़ मेरे हैं लेकिन उसकी जो लेयर निकाल निकाल के अपन उससे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं. अगर मैंने किसी को राइट दे दिया कि ये मेरा एरिया है जहां मैंने पेड़ लगाए, आप आके वो लैक निकाल सकते हो. लैक समझते हैं ना, ट्री की चमड़ी निकालना, छाल खाल वॉट. ठीक है, वो जब आप निकालने का राइट देते हो तो आप कौन सा राइट दे रहे हो? इमूवेबल प्रॉपर्टी. बिकॉज थिंग्स अटैच टू द अर्थ इज वॉट? इमूवेबल प्रॉपर्टी. नेक्स्ट क्या लिखा है? राइट ऑफ फेरी, मतलब शिप किसी को मैं देती हूँ तो मैं क्या दे रही हूँ उसको? इमूवेबल प्रॉपर्टी. वो मूव होती है लेकिन, ठीक है, पर इन लोगों ने क्लियरली रिकॉग्नाइज किया है उसको क्या? इमूवेबल प्रॉपर्टी. फिर क्या लिखा है? राइट टू फिशरी. आप मेरे पाउंड के फिशेस निकाल सकते हो, मछलियां निकाल सकते हो. ये राइट क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी. फिर क्या लिखा है? फ्यूचर रेंट्स ऑफ प्रॉफिट. मैंने प्रॉपर्टी बेच दी, ये ऑलरेडी रेंट पे, इसमें से जो रेंट आएगा, जो भी प्रॉफिट आएगा वो आपका. ये क्या हो गया? इमूवेबल प्रॉपर्टी. फिर क्या लिखा है? रिवर्जनरी इन प्रॉपर्टी लीज्ड. तो प्रॉपर्टी रिवर्स बैक होके आती है जो हमने लीज पे की थी. ये भी क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांजेक्शन है. फिर क्या है? अ फैक्ट्री. फैक्ट्री यूज करने के लिए दी है किसी को, तो कौन सा राइट दिया है? इमूवेबल. ये सारे अभी के अभी याद करो. पहला क्या था? जोर से बोलो. पहला क्या था? कलेक्ट रेंट. दूसरा राइट टू वे. तीसरा
राइट टू कलेक्ट ड्यूज और एनी फी फ्रॉम यूज ऑफ लैंड, फिर हेरिडेटरी ऑफिस, फिर इक्विटी फॉर रिडेम्पशन, जहां इक्विटी फॉर रिडेम्पशन लिखा है वहां लिखो राइट ऑफ मॉर्टगेजर, लिखो राइट ऑफ मॉर्टगेजर, राइट ऑफ मॉर्टगेजर, ठीक है। जहां इंटरेस्ट ऑफ मॉर्टगेजी लिखा है वहां लिखो बैंक, तो दोनों मॉर्टगेजर और मॉर्टगेजी दोनों के राइट हो गए। उसके बाद क्या लिखा है पॉइंट, राइट टू कलेक्ट लैक फ्रॉम ट्रीज, फिर राइट ऑफ फेरी, उसके बाद राइट ऑफ फिशरीज, उसके बाद राइट टू रिसीव फ्यूचर रेंट्स ऑफ प्रॉफिट, उसके बाद लीज प्रॉपर्टी रिवर्जनरी और फैक्ट्री, ठीक है। ये क्या हो गए, रिकॉग्नाइज्ड एज इमूवेबल। टीपी एक्ट ने इनको क्या बोल दिया, ये सब क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब फॉलोइंग हैड नॉट बीन हेल्ड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। पहला क्या लिखा है, राइट टू वर्कशिप, रोज पंडित जी आते हैं मंदिर में, अगरबत्ती लगाते हैं, पाठ पूजा करते हैं, फिर पंडित बदल जाता है, तो आपको जो राइट है कि आप मंदिर में आके वर्कशिप कर सकते हो, ये चीज ये राइट को हम इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे। ये आप बेसिक राइट है, आप यूज करो, दिस इज योर फंडामेंटल राइट। इसको आप ये नहीं बोल सकते कि मंदिर एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है और मेरा वहां पे राइट है कि मैं रोज जाके पंडित बन के पूजा पाठ करूंगा, वो चीज राइट को हम इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं कह रहे हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है, गवर्नमेंट ने कभी बोल दिया कि ये पैसे देंगे, हम आपको सब्सिडीज देंगे, हम आपको स्कीम में डाल के देंगे, इसको आप कभी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं कर सकते, ऐसा टीपी एक्ट ने बोल दिया। गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया है इतना पैसा दूंगा, इसको इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं कहना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, रॉयल्टी। रॉयल्टी कब मिलती है, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट अगर यूज करते हो तो रॉयल्टी पे करनी पड़ती है। तो इफ यू हैव गिवन अ चांस टू यूज अ पेटेंट, उसका आप क्या पे कर रहे हो, रॉयल्टी। तो दैट पेइंग ऑफ रॉयल्टी या टेकिंग ऑफ, इट्स नॉट एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, बीवी बीवी के राइट होते हैं मेंटेनेंस, ठीक है। तो वो जो राइट है कि हर महीने 10,000 हस्बैंड भेजेगा, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी राइट नहीं है। या वो घर खरीद के देगा, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। मेंटेनेंस अलाउंस उन्हीं को ही मिलता है सबसे ज्यादा, ठीक है। उसके बाद कॉपीराइट, जैसे रॉयल्टी हो गया वैसे कॉपीराइट। कॉपीराइट किसी को देना कि यू कैन यूज माय सॉन्ग, मूवी, व्हाटएवर, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी राइट नहीं है। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी दूसरे एक्ट्स में कवर्ड है, इसलिए टीपी एक्ट में इसको कवर नहीं किया। उसके बाद अ डिक्री फॉर सेल ऑन अ मॉर्टगेज डीड। डिक्री फॉर सेल, डिक्री क्या है, फाइनल ऑर्डर। तो जो ऑर्डर आया है ना कोर्ट का कि भाई मॉर्टगेज में प्रॉपर्टी थी, बेच दो, नहीं देगा वो लोन, ये क्या है, कोर्ट का ऑर्डर है। ये ऑर्डर इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। वो बेचने का राइट, वो वापस इक्विटी रिडीम करने का राइट इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लेकिन कोर्ट का ऑर्डर जो डिक्री आई है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। क्योंकि अपने रजिस्ट्रेशन एक्ट में पढ़ा है कि आपको वो रजिस्टर कराना है कोर्ट का ऑर्डर, लेकिन कोर्ट का ऑर्डर क्यों कराना है, क्योंकि उसमें एक ट्रांसफर का एक ट्रांजेक्शन होगा, तो वो ट्रांसफर के ट्रांजेक्शन को आपको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। लास्ट क्या लिखा है, डिक्री फॉर अरियर ऑफ रेंट। अरियर ऑफ रेंट यानी रेंट नहीं मिला अभी, रेंट लेने का राइट क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। रेंट अभी तक नहीं आया, उसका ऑर्डर क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। तो क्या क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, पहला क्या, राइट टू वर्कशिप, दूसरा क्या, गवर्नमेंट प्रॉमिसरी नोट, तीसरा क्या, रॉयल्टी, चौथा क्या, रिकवरी ऑफ मेंटेनेंस अलाउंस, फिर क्या, कॉपीराइट, फिर क्या, डिक्री ऑफ मॉर्टगेज डीड और डिक्री ऑफ अरियर ऑफ रेंट। ये जो डिक्री है ये इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। सबको समझ आ गया। सब्जेक्ट, तो फिर सब्जेक्ट मैटर इमूवेबल प्रॉपर्टी का क्या होता है, क्या होता है, प्रॉपर्टी। सब्जेक्ट मैटर क्या है, प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी। सेक्शन 6 ने क्लियर बोल दिया, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी में बी ट्रांसफर्ड एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड अंडर दिस एक्ट। द वर्ड्स प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड इंडिकेट ट्रांसफरेबिलिटी इन जनरल रूल। राइट टू प्रॉपर्टी इंक्लूड्स राइट टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अनदर पर्सन। कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ प्रॉपर्टी लिख लो। सब्जेक्ट मैटर ऑफ ट्रांसफर इज प्रॉपर्टी। क्योंकि आप ऑलरेडी पेटेंट एक्ट में कवर्ड हो ना, तो टीपी एक्ट में हम नहीं कवर करेंगे। अगर रॉयल्टी को लेके कोई दिक्कत हुई तो आप कौन सा एक्ट में जाओगी, पेटेंट एक्ट में, टीपी एक्ट में मत आना।
ऐसा उन्होंने बोल दिया, इसलिए हम इसको इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं कर रहे। तो रेंट अलग चीज है, रॉयल्टी अलग चीज है यार। रेंट है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी से रेंट आ रहा है, रॉयल्टी है कि पेटेंट यूज करने से आती है, कॉपीराइट यूज करने से आती है। फॉर्मेलिटीज ऑफ ट्रांसफर, जब भी एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है क्या क्या करना पड़ेगा, अग्रीमेंट में एंटर करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और एक नोटिस। तीन वर्ड याद करो, फॉर्मेलिटीज ऑफ ट्रांसफर, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है क्या क्या, अटेस्टेशन, एग्जीक्यूशन और नोटिस, रजिस्ट्रेशन, सॉरी, अटेस्टेशन, रजिस्ट्रेशन और नोटिस। फॉर्मेलिटीज ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ ट्रांसफर क्या था, प्रॉपर्टी। फॉर्मेलिटीज ऑफ ट्रांसफर क्या है, अटेस्टेशन, रजिस्ट्रेशन पता है ना, रजिस्ट्री में जाके अटेस्टेशन मतलब कि प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी को लेके जो अग्रीमेंट हो रहा है उसमें साइन करना, ठीक है, उसमें साइन करना। तो उस अटेस्टेशन को क्लियरली डिफाइन किया है कि दोनों पार्टीज जिनके बीच में ट्रांसफर हो रहा है वो साइन करेंगे और विटनेस भी से साइन करेगा, तो वो क्या होगा, फाइनल अटेस्टेशन। देखो, attestation is an important formality in connection with the execution of a transfer, means to testify factor to bear witness of a fact। attest मतलब क्या, to testify factor मतलब एक बात को हम क्या टेस्टिफाई करते हैं, अग्री करते हैं कि हम ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं। टू बियर अ विटनेस ऑफ अ फैक्ट, दोनों चीजें आती है, दोनों पार्टी साइन कर रहे हैं और विटनेस भी साइन कर रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, अटेस्टेशन। कभी कराया है अपने डॉक्यूमेंट्स का अटेस्टेशन अभी तक? आप लोगों ने जो अपने फोटोग्राफ्स अपलोड किया है ना इंस्टीट्यूट पे, उसके ऊपर आपका साइन किया हुआ है, जो डॉक्यूमेंट्स आपके साइन का फोटो लिया है उन्होंने, दिस इज अटेस्टेशन ऑफ योर ओन डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, कि आपने वेरीफाई किया है ये मेरा ही डॉक्यूमेंट है, ये मेरा ही फोटोग्राफ है। इंपॉर्टेंट, एक सिर्फ सिंगल अटेस्टेशन को लेके आपको क्वेश्चन आ सकता है कि व्हेन इट इज वैलिड एंड कंप्लीट। अटेस्टेशन इज वैलिड एंड कंप्लीट व्हेन टू विटनेस साइन द इंस्ट्रूमेंट। मतलब मैंने प्रॉपर्टी हिमांशु को ट्रांसफर की, हम दोनों ने साइन किया और सिर्फ ईशान ने उस डॉक्यूमेंट में एज विटनेस साइन किया, क्या वैलिड है? नहीं। कंप्लीट कब होता है कोई भी डॉक्यूमेंट? जब दो विटनेस साइन करते हैं, एक नहीं, एक हिमांशु की साइड से होना चाहिए, एक मेरे साइड से, ऐसा भी चलेगा, ठीक है। अब attestation is valid and complete when two witness sign the document, it is completed when two witness sign the document, there must be at least two or more witness, each witness must see the executant sign, मतलब मेरा और हिमांशी का साइन होना चाहिए, some other person sign the instrument in presence of in the presence or by direction of the executant। मतलब कि एक प्रॉपर्टी मैंने, हम दोनों ने ट्रांसफर की एक दूसरे को, तो हम दोनों का साइन। कभी कभी क्या होता है, कंपनी ट्रांसफर करती है प्रॉपर्टी, तो कंपनी के प्रेजेंस में कौन साइन करता है? डायरेक्टर, ठीक है, उसका रिप्रेजेंटेटिव, ऑथराइज पर्सन, तो या तो उसका साइन, ठीक है, तो हम दोनों का साइन, उस पर्सन का साइन। रिसीव फ्रॉम एग्जीक्यूटेंट अ पर्सनल एक्नॉलेजमेंट ऑफ हिज सिग्नेचर और मार्क ऑफ द सिग्नेचर ऑफ सच अदर पर्सन। मतलब हिमांशी ने साइन वाइन करके क्या किया, मैंने भी साइन वाइन करके क्या किया, एक पर्सन को वेरीफाई करने थे, मतलब हमने एक लॉयर को दिया आपने कि हमारा अग्रीमेंट है, साइन हो गया, आप क्या कर लो, हमारे कंसल्टेंट को एक बार वेरीफाई कर लो। तो पर्सनल एक्नॉलेज के लिए देखो हम दोनों ने साइन कर लिया, तो एक पीडीएफ क्या उसको भी रखने दे दी। लास्ट क्या लिखा है, ईच विटनेस मस्ट साइन द इंस्ट्रूमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ एग्जीक्यूटेंट, तो हमारे सामने ईशान और हमारा एक और विटनेस क्या करेगा, उसमें साइन करेगा। अटेस्टेशन इज वैलिड एंड कंप्लीट व्हेन इट इज साइंड बाय टू विटनेस प्लस दो, एक डॉक्यूमेंट को साइन करने के लिए एक से दो से ज्यादा भी विटनेस हो सकते हैं। ईच विटनेस मस्ट सी, क्या हम दोनों का साइन होना चाहिए, किसी रिप्रेजेंटेटिव का साइन होना चाहिए, या किसी ने पर्सनली एक्नॉलेज किया हुआ है, हाँ भाई उन दोनों ने साइन कर दिया, उसके बाद विटनेस हम दोनों के सामने साइन करेगा। ये सबको क्लियर है? जहां ये बॉक्स बना है वहां इंपॉर्टेंट मार्क करो। एक केस दिया हुआ है याकूब वर्सेस खलजूर खान, ठीक है। इस केस में बोला है कि जो विटनेस का साइन भी होता है ना, वो विथ इंटेंशन टू अटेस्ट आना चाहिए, सिर्फ साइन करने के लिए दे दिया नहीं, क्लियरली उसका इंटेंशन होना चाहिए कि हाँ इन दोनों ने साइन किया और विटनेस ने, वो ध्यान में रखते हुए। तो कई बार आपके पास ना ऐसे डॉक्यूमेंट आ जाएंगे, अभी विटनेस के लिए साइन कर देना, तो आप कर मत देना, ठीक है, क्योंकि आप फंस जाओगे फिर। कभी भी एज अ विटनेस कोई भी डॉक्यूमेंट साइन मत कर देना बिना रीड किए, बिना समझे कि हाँ किसका डॉक्यूमेंट है। यूं ही किसी का एम्प्लॉयमेंट लेटर आया आपको, आपने साइन कर दिया, वो छोड़ के चला गया, वो आपको फोन कर रहा है, भाई तूने विटनेस बन के अग्रीमेंट में साइन किया, तब तू भी बेयर कर,
ठीक है, तो मत करना कहीं पे भी साइन अनटिल अनलेस वेरी क्लोज पर्सन, ट्रस्टवर्दी, लॉयल्टी सब आपको ध्यान में है सूझबूझ से। नेक्स्ट क्या है, रजिस्ट्रेशन, मतलब फॉर्मेलिटी ऑफ ट्रांसफर में पहले क्या इंपॉर्टेंट है, अटेस्टेशन। अटेस्टेशन क्या था, साइनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटेंट एंड विटनेस। दूसरा आपको क्या कराना है, जाके रजिस्ट्री करानी है। क्या करानी है, रजिस्ट्री। लीगल फॉर्मेलिटी असेंशियल है, जाके रजिस्ट्रेशन एक्ट के हिसाब से क्या करवा लो, रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन। फिर आता है नोटिस, यहाँ पे एक स्टिकी नोट लगाओ। नोटिस मतलब समझते हैं क्या हम, नोटिस मतलब समझते हैं क्या, क्या होता है नोटिस, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है। फॉर्मेलिटी ऑफ ट्रांसफर में नोटिस इसलिए दिया है कि नोटिस दो टाइप का होता है, एक एक्चुअल और एक कंस्ट्रक्टिव। नोटिस कितने टाइप के होते हैं, दो। पहला क्या है, दूसरा क्या है, ध्यान, स्टिकी नोट, पेंसिल शार्प, अभी लिखने बोल ही नहीं रही हूं मैं, पहले सुनो। देखो, एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव दो टाइप के नोटिस। एक एक्चुअल यानी खुद से बता देना भाई मैंने ये प्रॉपर्टी इस पर्सन को ट्रांसफर कर दी है। कंस्ट्रक्टिव यानी जब हिमांशी मुझसे प्रॉपर्टी खरीद रही है तो लॉ ये अज्यूम करता है कि इसको पता होगा कि ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट इंटरेस्ट साक्षी के पास है। मैंने पहले ही शैली को ट्रांसफर कर दी थी और फिर मैंने क्या किया, हिमांशी को बेच दी। अब हिमांशी लड़ने आ गई कि अरे आपने मुझे बेची है, आपने शैली को पहले कैसे बेच दी। यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव नोटिस होना चाहिए हिमांशी को, कोर्ट इसको बोलेगा तुमको पता होना चाहिए, तुम खुद से एक वेरीफाई या रिसर्च करके प्रॉपर्टी खरीदो कि क्या इस पे किसी और का नाम तो नहीं लिखा है। ठीक है, दो टाइप के नोटिस होते हैं, कौन कौन से, एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव। एक्चुअल यानी मुंह से बता देना, पब्लिश कर देना प्रॉपर्टी मेरी है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव यानी अज्यूम किया, इट्स एन इम्प्लाइड एक्शन कि भाई हमने अज्यूम किया कि आपको ये चीज पता है। लगाया स्टिकी नोट, लिखो नोटिस, पॉइंट में लिखवा दे रही हूं इसको मैं, नोटिस डैश एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नो, फिर लिखो पॉइंट नंबर 1, knows about the fact, knows about the fact, knows about the fact, actual notice। फिर where law assumes he should have known the fact। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो, where law assumes, where law assumes he should have known the fact even though he did not know the fact, even though he did not know the fact। नहीं पता था उसको, लेकिन हमने क्या अज्यूम किया कि तुमको पता होना चाहिए। इज डैश कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डैश कंस्ट्रक्टिव नोटिस। अब कंस्ट्रक्टिव नोटिस का पॉइंट है, पहला पॉइंट ए, एक इंक्वायरी, विलफुल इंक्वायरी लिख लो, विलफुल इंक्वायरी। पॉइंट नंबर बी, ग्रॉस नेग्लिजेंस, ग्रॉस नेग्लिजेंस। डैश करके लिखो, हियर लॉ विल प्रज्यूम, हियर लॉ विल प्रज्यूम he should have known the fact। law presumes he should have known the fact। लिखा, तीन चीजें फॉर्मेलिटीज ऑफ ट्रांसफर। पहला क्या हो गया, अटेस्टेशन। दूसरा क्या हो गया, तीसरा क्या हो गया, नोटिस। नोटिस कितने टाइप का होता है, एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव। एक्चुअल तो आपको समझ आ गया कि नोन द फैक्ट। कंस्ट्रक्टिव यानी
ought to known the fact but which उसको नहीं पता था, ऐसा फैक्ट जो पता होना चाहिए था पर उसको नहीं पता था। कब हम ऐसा मान लेते हैं कि उसको पता होना था और उसको नहीं पता था? जब उसने क्या किया, इंक्वायरी की ही नहीं। ठीक है, तो विलफुल, क्या लिखा है मैंने, विलफुल इंक्वायरी, उसके आगे जगह है क्या? बिल्कुल नहीं है क्या, ए और बी लिखवाया था ना, नॉट डन, बस इतना लिख दो, विलफुल इंक्वायरी नॉट डन, विलफुल इंक्वायरी के बाजू में नॉट डन। ठीक है, जब उसने नहीं की। नेक्स्ट क्या है, ग्रॉस निकले, जानबूझ के, अरे हमें ध्यान ही देना, ठीक है खरीद तो लेते हैं प्रॉपर्टी, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर अगर आप लड़ने भी आओगे ना कोर्ट में तो हम नहीं मान, क्यों? क्योंकि हमने ये बेसिक फॉर्मेलिटी आपसे एक्सपेक्ट की थी कि आप अटेस्टेशन करा के आओ, आप रजिस्ट्रेशन करा के आओ और आप नोटिस लेके आओ, इधर एक्चुअल नोटिस लेके आओ या फिर कंस्ट्रक्टिव नोटिस की प्रॉपर्टी इज इन ट्रांसफरिंग इन इज इन एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। अब सबको क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, रिस्ट्रेन ऑन ट्रांसफर और रूल्स ऑफ इनएलिएनेबिलिटी। रिस्ट्रेन मतलब रोकना, जहां इनएबिलिटी लिखा है ना वहां लिखो ट्रांसफर। अब आप ना 3 वर्ड्स पढ़ोगे इस पूरे एक्ट में, एक ट्रांसफर यानी प्रॉपर्टी ट्रांसफर, एक कन्वेंस, कन्वेंस यानी भी ट्रांसफर, और एक एलियनेबिलिटी, एलियनेबिलिटी मतलब भी ट्रांसफर। ठीक है, अब यहाँ हेडिंग क्या लिखी है, रिस्ट्रेन और ट्रांसफर, और इसका इस रूल को क्या बोलते हैं लोग, रूल अगेंस्ट इनएलियनेबिलिटी। एलियनेबिलिटी मतलब ट्रांसफर, इनएलियनेबिलिटी यानी उसको रोक रहे हो आप। तो आप किसी और को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने से नहीं रोक सकते। मतलब मैंने अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है पनस को, तो पनस किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता, ऐसा बोल सकती हूँ क्या उसको मैं? नहीं। टीपी एक्ट ने क्लियरली बोल दिया आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के बाद किसी भी पर्सन को रोक नहीं सकते, पर कुछ थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती हूँ क्या? एब्सोल्यूट इंटरेस्ट आ जाता है, लेकिन लॉ कहता है इसके एक्सेप्शंस हैं, कहीं कहीं आप चाहो तो थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो। तो टॉपिक का नाम क्या है, रिस्ट्रेन ऑन ट्रांसफर, सेक्शन 10, जहां पे बोलता है व्हेन द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड द ट्रांसफरी शुड नॉट बी रिस्ट्रेन्ड एब्सोल्युटली फ्रॉम एलिएटिंग द प्रॉपर्टी। मैं पनस को बिल्कुल नहीं रोक सकती भाई ये प्रॉपर्टी कहीं और ट्रांसफर मत करना। One may give the property another subject to few condition, but condition should not be which absolutely prevents the transfer from transferring to another person। मैं कंडीशन लगा सकती हूँ भाई अच्छे से रखना, प्रॉपर्टी को सफाई से रखना, कुछ भी लगा सकती हूँ, लेकिन किसी और को ट्रांसफर मत करना, ये मैं उसको नहीं कह सकती। अब प्रॉपर्टी रेंट पे दिए तब बोल सकती हूँ क्या? बोल सकती हूँ तब। ठीक है, ये एग्जाम्पल मार्क करो, एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन का एग्जाम्पल। निकिता एक बार जोर से रीड करेगी क्या? नहीं नहीं, सपोज ए गिव्स एग्जाम्पल। विल बाय द, रुक जाना, क्या हुआ इसमें, 2,000 की प्रॉपर्टी बेची और बोला मार्केट में 50,000 से नीचे की मत बेचना। खरीदी कितने में उसने, कितने में बेच सकता है, 3,000, 2,000 में भी, 4,000 में भी, जितने में बेचनी है, लेकिन आपने क्या करा दिया, कंडीशन लगा दी, कितने में बेचना, सीधे 50 में। कोई खरीदेगा क्या उससे? नहीं खरीदेगा ना। तो ये कंडीशन लगाना क्या है, इनवैलिड है, आप उसको क्या कर रहे हो, रोक रहे हो। कैसे? कि भाई कहीं ट्रांसफर कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो वो आपसे खरीदने के बाद भी 100 बार सोचेगा, क्योंकि उसको कभी बेचनी हो तो वो कितने में बेचेगा, सिर्फ 50,000। तो 50,000 में तो प्रॉपर्टी कोई खरीदेगा ही नहीं। नेक्स्ट क्या लिखा है, दिस अगेन विल बी अ रिस्ट्रेन। ठीक है, आपने कितने में बेची प्रॉपर्टी, 50,000 में, सामने वाले को बोला रीसेल का रेट क्या रखो, 1,000। ये उसके लिए दिक्कत है, वो 1,000 में क्यों बेचेगा, वो क्यों ही बेचेगा ना जब उसने खरीदी 50,000 में। तो ये भी आपने क्या लगा दिया उस पर, एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन। दिस कंडीशन इज ऑल्सो इनवैलिड। ठीक है, फिर एक केस दिया हुआ है रॉशर वर्सेस रॉशर। द टेस्टेटर, टेस्टेटर कौन,
टेस्टिमेंट्री डॉक्यूमेंट जो बनाता है ग्रांटर, ठीक है, डोनर, gave his estate to his son, added a condition that if son want to sell the property he should first give an option to the testator wife. बेटा कभी भी बेचनी हो तो प्रॉपर्टी किसको देना, मेरी बीवी को, मतलब मम्मी को, ठीक है. उसके बाद who should able to buy for $3,000. उसने बेची और बोला कि पहले अगर बेचने जाओगे तो सबसे पहले किसको बेचना, बीवी को, मतलब अपनी मम्मी को. द मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द टेस्टेटर, जब वो मरा तो मार्केट वैल्यू कितनी हो गई थी, 15,000 यूरो या $15,000. इट वॉज हेल्ड दैट द कोर्ट दैट कंडीशन विच कंपेल द सन टू सेल द प्रॉपर्टी ऑफ रुपीज इतना, मतलब 3,000 वॉज वॉइड. ये एक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब ये पूरी कहानी क्वेश्चन बना के आ जाएगी, ठीक है. अब आपको आंसर क्या लिखना है, एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन अलाउड नहीं, आपको लिखना है कि एज पर सेक्शन ए, एज पर द प्रोविजन ऑफ टीपी एक्ट सेज दैट प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर, द ट्रांसफर शुड नॉट बी रिस्ट्रेन एब्सोल्युटली फ्रॉम एलियनेटिंग द प्रॉपर्टी. हेंस इन द अबव गिवन केस ए ने बी से ऐसा ऐसा बोला, मम्मी को देना, पापा को देना, ये सारी चीजें पैसे का, तो दिस कंडीशन इज वॉइड. ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, इस तरीके से आपको आंसर लिखना है. चलो, अब कह रहा है पार्शियल रिस्ट्रेन वैलिड है, मतलब एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन क्या है, वॉइड है, इनवैलिड है. पार्शियल यानी थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन लगाया तो चलेगा. थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन में पहला केस लॉ ने दिया है कि अगर 5 भाई हैं, ठीक है, पांचों भाइयों ने बहुत प्रॉपर्टी बनाई है और उनको बोल दिया भाई प्रॉपर्टी का भी बेचने की इच्छा हो ना, अपना शेयर बेचने की इच्छा हो, तो पहला प्रेफरेंस किसको देना, अपने भाइयों को. ये लगाना सही है, हाँ सही है भाई, तू जितने में बोलेगा हम खरीदेंगे, लेकिन पहला प्रेफरेंस किसको देना, हम. लेकिन अगर वो बोल दे पहला प्रेफरेंस हमको देना और हमको सिर्फ इतने कम अमाउंट में ही देना, वो सही है क्या, नहीं. ठीक है, तो ये पार्शियल रिस्ट्रेन होता है कि प्रेफरेंस हमको दो, रेट तुम्हें जो रखना है तुम रखो. दो एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन आर बैड इन लॉ, पार्शियल रिस्ट्रेन आर वैलिड. देयर आर कंडीशंस विच रिस्ट्रेन ट्रांसफर नॉट टू एलिनेट द प्रॉपर्टी आउटसाइड द फैमिली. ये क्या है, एक रिस्ट्रेन है, रुकावट है. इट हैज बीन हेल्ड बाय द कोर्ट दैट देयर partial restraint and it is valid. For example, where the condition in a family settlement where the members are not allowed to sell their share to a stranger, such conditions are valid. ये केस आपको देंगे, 5 भाई थे, आपस में शेयर बांटना था, तो सब भाइयों ने एक भाई को बोल दिया भाई अगर तुझे बेचना है तो किसको बेचना, पहले हमको बेचना. पूछेंगे बताओ कि वैलिड है कि नहीं, तो आपको क्या एक्सप्लेन करना है, पार्शियल रिस्ट्रेन. और फिर कोर्ट का एग्जाम्पल कि हाँ कोर्ट ने हेल्ड किया था दीज आर पार्शियल रिस्ट्रेन एंड दे आर वैलिड एज पर टीपी एक्ट. ठीक है, पूरा लिखना, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नॉट टीपी एक्ट. ठीक है, व्हेन एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन वैलिड. अब ये कब वैलिड हो जाएगा, बिल्कुल ही बेच नहीं सकते. मैंने एग्जाम्पल दिया था, रेंट पे प्रॉपर्टी दी है भाई, आगे सबलेट मत करना. लीज पे प्रॉपर्टी दी है, तो मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन, और बोल दिया आगे सब लीज मत करना भाई, मेरे को तेरे पे भरोसा है, तू मेरी प्रॉपर्टी अच्छे से रखेगा, दूसरा वाला खराब कर सकता है, तो तुम आगे सबलेट मत करना. ये क्या हो गया, एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन. और ये कंडीशन क्या है, वैलिड है. क्या है, there are two exceptions to the rule that absolute restraints are void. फर्स्टली पहला एक्सेप्शन क्या है, लीज. पहला एक्सेप्शन क्या है, लीज. the lessor can impose a condition that the lessee shall not sublet the property or sell it to leasehold interest. Such conditions are valid. Next, the reason by which such exception is made in the case of lessor or lessee कि उसको confidence है in lessee may not have the same confidence in the some other person. ठीक है, ट्रस्ट की बात आती है. So if the lessor puts a condition restraining the lessee from transferring the property to someone, the condition is valid. ठीक है, यहाँ लिख लो sublet is valid. अब देखो सेकंड एक्सेप्शन, बॉक्स बनाओ नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगी. ये फर्स्ट था और ये सेकंड है. एक वुमेन जो हिंदू नहीं है, जो बुद्धिस्ट नहीं है और जो मुस्लिम नहीं है, मतलब वो कौन है, इन तीनों के अलावा कोई और कास्ट की. ठीक है, एक वुमेन जो हिंदू नहीं है, जो बुद्धिस्ट नहीं है और जो मुस्लिम नहीं है. In such case, a condition to that effect that she shall not have the power during her marriage to transfer the property is valid. तो ये बाकी एक्ट जैसे क्रिश्चियन लॉ हो गया, पारसी लॉ हो गया, उनमें क्लियरली स्टेट किया है कि आप ड्यूरिंग योर मैरिज यू कैन नॉट ट्रांसफर द प्रॉपर्टी ऑन योर
ओन, तो ये कंडीशन वैलिड है क्योंकि दूसरे एक्ट्स ने इसे वैलिड किया हुआ है। लेकिन मुस्लिम्स, बुद्धिस्ट और हिंदू ये कंडीशन एक्सेप्ट नहीं करते। वुमेन कैन इजीली ट्रांसफर एंड इजीली हेल्ड द प्रॉपर्टी बाय हर ओन। मुस्लिम पता है क्यों लिखा है? क्योंकि मुस्लिम्स में प्रॉपर्टी मिलती है लड़की को। व्हेन शी सेज कबूल है कबूल है कबूल है, शी गेट्स समथिंग। मतलब हमारे यहाँ प्रॉपर्टी देते हैं लेकिन उनके में प्रॉपर्टी लड़की को मिलती है। दिस इज द ओनली बेनिफिट शी गेट्स। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी इज हर ओन प्रॉपर्टी। नहीं, एक्चुअली लॉ हंसने की बात नहीं है, मैं मजाक नहीं उड़ा रही। एक्चुअली लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है व्हेन कम्स टू वुमेन, वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी वेरी स्ट्रिक्ट। मतलब जब हमने ये पढ़ा था तो हम सब, द एंटायर क्लासरूम वाज इन गूजबम्स, क्योंकि बहुत डीप चीज लिखी है उसमें, बहुत सारी डीप चीज लिखी है। पर एक ही चीज अच्छी लिखी है, दैट शी गेट्स अ प्रॉपर्टी एंड शी कैन मतलब डिमांड दैट अमाउंट, देन करोज, बहुत कुछ मिलता है उस स्पेस पे उसको। पर वो उसकी एक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, उस पे किसी और का राइट नहीं होता। उसको उसको ट्रांसफर करनी है, बेचनी है, कुछ भी करनी है, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट उसको मिलता है उस प्रॉपर्टी में। बाकी द अदर पार्ट ऑफ लॉ इज वेरी स्ट्रिक्ट ऑन अ पार्ट ऑफ वुमेन। ठीक है, अब ये हो गया रिस्ट्रेन ऑन ट्रांसफर और रूल अगेंस्ट इनएलिजिबिलिटी। क्या हम रिस्ट्रेन लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। पहला रूल क्या हम लगा सकते हैं? क्या किसी को ट्रांसफर करने से नहीं लगा सकते, लेकिन कहीं कहीं लगा सकते हैं। पहला, पार्शियल रिस्ट्रेन अलाउड। पार्शियल रिस्ट्रेन में कौन सा एग्जांपल देखा था हमने? फैमिली अरेंजमेंट। ठीक है, जब हम देख रहे थे एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन नहीं लगा सकते फॉर ट्रांसफर, उसमें कौन सा एग्जाम्पल देखा था? रॉशर वर्सेस रॉशर, मम्मी को देनी है प्रॉपर्टी। ठीक है, 3,000 और 15,000। फिर हमने देखा कि एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट भी वैलिड है, उसके दो एक्सेप्शंस हैं। कौन से? लीज वाला और एक वुमेन वाला। वुमेन वाला कौन? अ वुमेन हु इज नॉट हिंदू, नॉट बुद्धिस्ट एंड नॉट मुस्लिम, दे कैन नॉट ट्रांसफर अ प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द मैरिज, उनके पास ये पार नहीं। अब आता है रिस्ट्रेंड ऑन एंजॉयमेंट। मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी है, वहां मैं पार्टी करती हूँ, रोज रोज ओनर आ जाता है, यार तुम यहाँ पार्टी पार्टी क्यों करती हो? भाई मेरी मेरी प्रॉपर्टी है, मैं कुछ भी करूं। यहाँ पे वो रिस्ट्रेंट लगा सकता है क्या? नहीं लगा सकता है। ठीक है, मुझे प्रॉपर्टी कितने में बेचनी हो, वो मुझे बोल सकता है क्या तुम इतने में क्यों बेच रही हो? नहीं। मैंने प्रॉपर्टी को तोड़ के वहां कुछ और बना लिया, वो मुझे रोक सकता है क्या? नहीं। तो रिस्ट्रेंट ऑन एंजॉयमेंट भी अलाउड नहीं है। सेक्शन 11 also embodies the rule is based on principle the restraint on in enjoyment on the property of the property is invalid. आशी, ये एग्जाम्पल पढ़ना। ए सेल्स हिज हाउस। उसको क्या बोल दिया कि तू ही बस रहेगा इस घर में? क्यों? उसके घर वालों को भी रहना है। ये कंडीशन लगाना सही नहीं है। दिस इज एन इनवैलिड कंडीशन। ठीक है। हम्म, हाँ, नॉट हिंदू लिखा है ना। अ वुमेन हु इज नॉट हिंदू, नॉट बुद्धिस्ट, नॉट मुस्लिम, in such a case a condition to that effect shall have not the power during her marriage। मतलब बाकी लड़कियों को ये पार ही नहीं है कि वो अपनी मैरिज वाली जिंदगी में कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सके। ठीक है, चलो अब आता है हु कैन ट्रांसफर द प्रॉपर्टी। ठीक है, पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने देखा ट्रांसफर कितने टाइप का होता है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? मूवेबल और रिमूवेबल का डेफिनेशन। फिर हमने क्या पढ़ा बच्चे? फॉर्मेलिटीज ऑफ ट्रांसफर, सब्जेक्ट मैटर ऑफ ट्रांसफर। हमने क्या पढ़ा? रूल अगेंस्ट इनएलिजिबिलिटी यानी रिस्ट्रेन ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, उसका पार्शियल और जहां पे ये एक्सेप्शंस हैं। और फिर एंजॉयमेंट देखा। अब हम देख रहे हैं हु कैन ट्रांसफर अ प्रॉपर्टी। एक क्वेश्चन आ सकता है आपको, हु कैन ट्रांसफर अ प्रॉपर्टी। कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कौन केपेबल है? कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कौन है? मेजर, साउंड माइंड और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। तीन चीजें। they can transfer a property. Simple answer. Every person who is competent to contract and entitled to transfer property, transferable property, authorized to dispose of the property, is competent to transfer such property. आपको आंसर ये लिखना है, जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सक्षम है वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी करने के लिए भी सक्षम है। अब कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है फिर वो बता देना। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, competent to contract when he is a major, sound mind and not disqualified by law, which to which he is subject, but a minor can be a transferee। transferee मतलब जिसको मिल रही है प्रॉपर्टी, तो माइनर ट्रांसफर नहीं कर सकता लेकिन प्रॉपर्टी रख सकता है।
ठीक है, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। अगर मैंने आपसे पूछा हु कैन ट्रांसफर अ प्रॉपर्टी, तो एज पर सेक्शन 6 हु कैन ट्रांसफर अ प्रॉपर्टी, हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। पहले क्या बताना है, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड एंटाइटल्ड टू ट्रांसफर अ प्रॉपर्टी, ऑथराइज्ड है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब ही इज अ मेजर साउंड माइंड, ठीक है, बट अ माइनर कैन बी ट्रांसफरी इन, बट अ माइनर कैन बी ट्रांसफरी, ठीक है। एक केस दिया है हरि मोहन वर्सेस मोहिनी, देखो हरि मोहन वर्सेस मोहिनी, और एक और केस है राघवा वर्सेस श्रीनिवासा, ठीक है, दो केस लॉस लेकिन सेम जजमेंट। पर्सन हु आर ऑथराइज्ड टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी कैन आल्सो ट्रांसफर वैलिडिटी ऑल्दो अ माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर, येट ट्रांसफर टू माइनर इज वैलिड, ठीक है। अब एक टॉपिक है प्रॉपर्टीज विच कैन नॉट बी ट्रांसफर, ठीक है। एक मेरा एग्जाम्पल याद है तुम लोगों को, मिर्जापुर वाला, कालीन भैया और उसके बेटे का नाम मुन्ना, मुन्ना के पास प्रॉपर्टी थी क्या, नहीं, टाइटल इनकम्प्लीट था, लेकिन प्रॉपर्टी क्या कर रहा था, ट्रांसफर कर रहा था, किसको, कंपाउंडर को, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में पढ़ा है अपन ने, ठीक है। नाउ दैट यू आर ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी विच द टाइटल यू डोंट हैव, इट इज नॉट वैलिड ट्रांसफर, यू कैन नॉट दो दैट प्रॉपर्टी, जो आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को मिलेगी, पर ये आपका चांस है, ये आपको मिलेगा कि नहीं ये पक्का नहीं है। पहली हेडिंग क्या लिखी है बच्चे, ए पॉइंट, द चांस, एयर क्या होता है, ये HEIR, एयर, लीगल एयर कौन होता है, ये जब वो पर्सन नहीं बचता है तो प्रॉपर्टी किसको जाती है, उसके लीगल एयर को। अब क्या लिखा है, वर्ड समझना, थोड़ी सी लैंग्वेज में दिक्कत जाएगी। पहला क्या लिखा है वर्ड, द चांस, चांस यानी शायद, ठीक है, ऑफ एन आई हेयर एयर एपरेंट सक्सीडिंग टू एन स्टेट, मतलब पापा की डेथ होगी तो बेटे को प्रॉपर्टी मिलेगी, ये शायद होगा, क्योंकि वो विल लिख के चला गया और बोला ट्रस्ट पे जाएगी, तो पक्का तो नहीं है ना। तो ये आपको लगा कि आपको आएगी, तो ये प्रॉपर्टी आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। जनरल रूल, सारी प्रॉपर्टी सब्जेक्ट मैटर जो भी आप ट्रांसफर कर सकते हो। एक्सेप्शन, अ चांस ऑफ एन हेयर सक्सीडिंग टू एन, सक्सीडिंग टू एन एस्टेट यानी एक जमाना गया उससे सक्सीड होके दूसरे जमाने वाले लोगों को प्रॉपर्टी मिलेगी, ये जो चांस है ये आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे वही एग्जाम्पल आएगा कि कंपाउंडर को मुन्ना भैया बिना प्रॉपर्टी का टाइटल लिए क्या कर रहा था, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा था कि शायद प्रॉपर्टी तो मुझे मिलेगी। द चांस ऑफ अ रिलेशन ऑब्टेनिंग अ लेगेसी ऑन द डेथ ऑफ अ किंग्स मैन और एनी अदर पर्सन मोर पॉसिबिलिटी ऑफ लाइक नेचर कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। इजी है, थोड़ी सी लैंग्वेज अजीब सी है, क्या बोल रही है, किंग्स मैन पापा, किंग, हाँ किंग्स लिखा है, जी आएगा उसमें, ये है ये, पापा, डैडू लिख दो यहाँ। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, अमर राइट ऑफ री एंट्री, ठीक है, इसका तुम फोटो ले लेना, इसमें मैंने सारे एग्जाम्पल्स हैं, देखो अमर राइट ऑफ री एंट्री फॉर ब्रीच ऑफ कंडीशन, कंडीशन सब्सिक्वेंट। अब प्रॉपर्टी क्या दी मैंने, अभी दूंगी यशांश, दे दूंगी, ठीक है। अभी प्रॉपर्टी क्या की, लीज पे दे दी, ठीक है, उसको क्या बोला था, उसको क्या बोला था मैंने, सबलेट मत करना, फिर भी उसने क्या किया, अब मैं री एंटर कर सकती हूँ ना प्रॉपर्टी में, बोलूंगी क्यों किया, ठीक है। तो ये जो मेरा राइट टू री एंट्री है ये मैं किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकती, ठीक है। मर राइट ऑफ री एंट्री फॉर ब्रीच ऑफ कंडीशन सब्सिक्वेंट, कंडीशन सब्सिक्वेंट क्या थी, सबलेट नहीं करना, उसने क्या कर दिया, ब्रीच कर दिया, मैंने क्या किया, री एंटर किया प्रॉपर्टी में कि प्रॉपर्टी मुझे वापस, ये राइट में किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या है, एन ईजमेंट अपार्ट फ्रॉम डोमिनेंट हेरिटेज, एग्जाम्पल है, अ पर्सन हैज राइट टू क्रॉस अ नेबर्स लैंड टू एक्सेस देयर प्रॉपर्टी, दे कैन नॉट सेल और ट्रांसफर जस्ट द राइट टू क्रॉस, यानी मेरे पास राइट टू वे था ऊपर जाने का, मैंने कहा ना ये चीज कोई बेच नहीं सकता, भाई काम कर तू ये खरीद ले मेरे से, 5 लाख का खरीदा था मैंने, ये आप बेच नहीं सकते, दिस इज नॉट अ सब्जेक्ट मैटर टू प्रॉपर्टी। पहला क्या हो गया, चांस ऑफ एयर अपेरेंट सक्सीडिंग टू एन स्टेट, पहला क्या हो गया, ऐसे ही लिख के आना, अपने मन से मत लिख के आना इस आंसर को, ठीक है। पहला पॉइंट क्या हो गया, चांस ऑफ एयर अपेरेंट सक्सीडिंग टू एन स्टेट। नेक्स्ट क्या हो गया, मर राइट ऑफ री एंट्री, मर राइट टू री एंट्री, री एंट्री कब कर रहा है वो,
ब्रीच ऑफ सब्सिक्वेंट कंडीशन। उसके बाद थर्ड क्या है, ईजमेंट अपार्ट फ्रॉम डोमिनेंट हेरिटेज। ईजमेंट राइट्स में आते हैं राइट टू वे, राइट टू लाइट, राइट टू फेरी, ये सारे क्या होते हैं हमारे ईजमेंट राइट्स। तो ये राइट आप किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट है इंटरेस्ट रिस्ट्रिक्टेड इन इट्स एंजॉयमेंट टू द ओनर्स पर्सनली। अब रेंट और प्रॉफिट आ रहा है, ये ओनर को मैंने दिया हुआ है कि आप प्रॉपर्टी ले लो, उसमें से रेंट और प्रॉफिट भी अगर कुछ आएगा, जो मेरा साइड में गार्डन है वो यूज होगा, वो आप रखना। ये जो आपको एक्स्ट्रा रेंट और प्रॉफिट मिल रहा है, ये आप किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसने कंडीशन लगा दी आपके पर्सनल यूज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस। मतलब एक वाइफ जिसको फ्यूचर मेंटेनेंस मिलने वाले हैं, ये ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। फिर मर राइट टू सू, मुझे किसी पे केस फाइल करना है, तो मैं क्या बोलूं, मैं नहीं कर रही यार, मेरा राइट, तू ले जा, तू उसके अगेंस्ट सूट फाइल कर ले, ऐसा आप राइट ट्रांसफर नहीं कर सकते। फिर पब्लिक ऑफिस, जैसे पेंशन वगैरह मिलती है, गवर्नमेंट ऑफिस पे एक नौकरी पे किसी को बिठाया हुआ, ये राइट आप किसी को ट्रांसफर नहीं। क्या पेंशन हम किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? नहीं। जब तक वो जिंदा होता है तब तक पेंशन मिलती। कुछ कंडीशंस ऐसी हैं कि फैमिली को भी पेंशन मिलती, दैट इज कॉल्ड फैमिली पेंशन। जो इंडिविजुअल पेंशन होता है वो आप किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। अब बच्चे, ईदर दे कैन आस्क यू डायरेक्ट क्वेश्चन, प्रॉपर्टीज विच कैन नॉट बी ट्रांसफर, तो यू हैव टू राइट ए से एच तक सारे पॉइंट्स, या फिर आपसे सीधा एक केस लॉ बना के दे देंगे कि पेंशन मिल रही थी किसी को और ट्रांसफर हो गया। आपको वहां क्या लिखना है, such point is described under the TP Act under section 6, the properties which cannot be transferred। तो पब्लिक ऑफिस ट्रांसफर नहीं हो सकते, ठीक है। इसका फोटो लो एक बार जी। हाँ, आप एग्जाम्पल लिखो ना, इसमें भी एग्जाम्पल्स लिखे होंगे कहीं कहीं, इसलिए आपको ये हेडिंग याद हो गई अगर, बस, और फिर एग्जाम्पल लिख दो। पहले फोटो खींच लिया, मुझे इसको दी है ग्रुप में डालने के लिए, देखो बढ़िया नौकरी पे लगाया उसने, ठीक है। ये मैंने हेडिंग्स ही मार्क किए हैं, ठीक है। पहला क्या हो गया बच्चे, याद करो, प्रॉपर्टीज विच कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। पहला क्या हो गया, चांस ऑफ हायर अपेरेंट सक्सीडिंग टू एन स्टेट। दूसरा क्या हो गया, मोर राइट ऑफ री एंट्री फॉर ब्रीच ऑफ कंडीशन। तीसरा क्या हो गया, ईजमेंट राइट। चौथा क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑफ एंजॉयमेंट। पांचवा क्या हो गया, फ्यूचर मेंटेनेंस। फिर सिक्स क्या हो गया, राइट टू सू। फिर जी क्या हो गया, पब्लिक ऑफिस सैलरी। और लास्ट है स्टाइफंड अलाउड टू मिलिट्री, नेवल और ये एयरफोर्स, सिविल पेंशनर, इन लोग भी अपने ये जो इनको सैलरी मिलती है ट्रांसफर नहीं कर सकते। क्लियर है सबको? अभी तो बहुत टाइम बचा, 10 मिनट सो जाओ। चलो, नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफर टू बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन। जो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, क्या उसको प्रॉपर्टी दे सकते हैं क्या? कैसे दे सकते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड में कैसे दे सकते हैं? हाँ, पैदा होने के बाद मिलेगी, पैदा ही नहीं हुआ तो कहां से मिलेगी? मूव नहीं, उसमें भी नहीं है, वोम में भी नहीं है बच्चा, फिर माइनर को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं, ये आपको पता है। तो माइनर एग्जिस्टिंग पर्सन है, 2 साल का है, 17 साल का है, 16 साल। एक पर्सन है जो अनबॉर्न है, पैदा नहीं हुआ है। एक टीपी एक्ट कहता है कर सकते हो, ठीक है। टीपी एक्ट क्या कहता है, कर सकते हो। वही बता रहे हैं, वही बता रहे हैं। सेक्शन 13 इंपॉर्टेंट, मार्क करो। सेक्शन 13 कह रहा है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी लेज डाउन वेयर ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयर इन क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन नॉट इन एग्जिस्टेंस। क्या लिखा है, नॉट इन एग्जिस्टेंस। किसके लिए इंटरेस्ट कर रहे हैं हम, क्रिएट, नॉट इन एग्जिस्टेंस से। subject to prior interest created by the same transfer, the interest created for the benefit of such person shall not take place effect unless। अब 2 पॉइंट आते हैं, पता नहीं क्या क्या नशे कर रहे तुम लोग, सूंघना करना छोड़ दो उसको। देखो, एक प्रॉपर्टी, मुझे, ये पर्सन है चंपा, ठीक है, इसको प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करनी है किसी को, ठीक है, जो एग्जिस्टेंस में नहीं है। लॉ बोलता है इसको ट्रांसफर किया
जा सकता है, लेकिन कब? पहले, आवाज तो तेरी ही आ रही थी मेरे को। पहले क्या करना है, अगर आपको किसी एक पर्सन को ट्रांसफर करना है, वो एग्जिस्टेंस में नहीं है, तो पहले एक पर्सन को ट्रांसफर करो जो एग्जिस्टेंस में है, एक ऐसे पर्सन को जो जिंदा है, ठीक है। उसके बाद, उसके मरने के बाद द होल ऑफ रिमेनिंग इंटरेस्ट, बचा कुचा इंटरेस्ट डायरेक्टली उस पर्सन को जाना चाहिए जो अनबॉर्न है। क्लियर हुआ मैंने क्या बोला? पहले एक जिंदा वाले पर्सन को जाना है और फिर होल ऑफ रिमेनिंग इंटरेस्ट, जितना इंटरेस्ट बचा है वो किसको जाना है? अनबॉर्न पर्सन को। मतलब कि बीच में इधर उधर कहीं पे भी इंटरेस्ट ट्रांसफर वो नहीं कर सकता। देखो, unless extends the whole of remaining interest of the transfer in the property, thus if the property given to an unborn person, two important conditions are to be satisfied। two important condition क्या हो गया? पहला पॉइंट, इट शुड बी प्रिसीडेड, प्रिसीडेड यानी पहले, बाय अ लाइफ एस्टेट इन पर्सन ऑफ लिविंग। मतलब पहले एक जिंदा पर्सन, लिविंग पर्सन को हमको देना है, लेकिन आपको लिख के कैसे आना है इस चीज को? क्या लिखा है? इट शुड बी प्रिसीडेड बाय अ लाइफ एस्टेट इन फेवर ऑफ पर्सन लिविंग, क्योंकि वो है ही नहीं ना अनबॉर्न पर्सन को, तू किससे अग्रीमेंट करेगा भाई? वही तो मैं कह रही हूँ, अग्रीमेंट किससे करोगे? देखो, विल एक अलग चीज है, विल के थ्रू आप कर सकते हो। एक वाइफ है जो प्रेग्नेंट है, ठीक है, एक बंदी है जो प्रेग्नेंट है, एक हस्बैंड को उस बच्चे के लिए एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है, वो जो है ही नहीं, जिसका नाम नहीं है, उसके लिए कैसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगा? वो अग्रीमेंट में क्या लिखेगा? अनबॉर्न पर्सन। साइन कौन करेगा? वो वूम से आके साइन करेगा क्या? नहीं। हाँ, जो बच्चा 6 महीने बाद होगा वो करेगा क्या? कैसे होगा? पॉसिबल नहीं है ना। तो इसीलिए बोल दिया, लेकिन आपको करना है अनबॉर्न को गिफ्ट, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले एक लाइफ एस्टेट पर्सन, लिविंग पर्सन को वो ट्रांसफर करोगे और उसके साथ एक कंडीशन लगाओगे। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? इट शुड कंप्राइज द होल ऑफ रिमेनिंग इंटरेस्ट ऑफ द ट्रांसफरर, मतलब जिसने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है, सो दैट देयर कैन बी नो इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ अदर्स। मतलब अल्टीमेट इंटरेस्ट किसके फेवर में जा रहा है? अनबॉर्न के। सिर्फ और सिर्फ देने के लिए, राइट टू एंजॉयमेंट नहीं, सिर्फ और सिर्फ अग्रीमेंट करने के लिए एक लिविंग पर्सन के नाम पे आप पहले प्रॉपर्टी करो और उसमें ये कंडीशन लगाओ कि अभी आपके पास ये प्रॉपर्टी है, उसके बाद होल ऑफ रिमेनिंग इंटरेस्ट उस पर्सन के पास चला जाएगा। कर सकती है, लेकिन कुछ भी सेल नहीं कर सकती, कुछ और इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर सकती, सिर्फ होल्ड करके कर सकती। तो नहीं करे अग्रीमेंट। डिपेंड्स। अब ये आपको मैंने वाइफ का एग्जांपल दिया, टू फ्रेंड्स कैन ऑल्सो कीप अ कॉन्ट्रैक्ट कि यार मुझे अपने फ्रेंड के बच्चे को प्रॉपर्टी गिफ्ट करनी है, ठीक है, तो देयर शुड बी अ रिलेशन, देयर कैन नॉट बी अ रिलेशन, ठीक है, बोथ वेज हो सकता है। अब मेरे एक कोई लेडी प्रेग्नेंट है, उसकी लाइफ में कोई और है ही नहीं, तो उसने किसी के साथ एक अग्रीमेंट कर लिया कि अभी तुम लिविंग हो ना, अभी तुम कर लो, फिर मुझे अनबॉर्न पर्सन को ट्रांसफर करना है, तो मुझे अलाउड है, ठीक है। तो ट्रांसफर टू एन अनबॉर्न पर्सन के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली क्या? it should be preceded by a life estate of person living। next point क्या है? the whole of remaining interest of the transferor should be transferred so that no further interest can be created for others। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है, अनबॉर्न पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है कि नहीं? आप क्या लिखोगे? यस हो सकती है, बट इफ सेटिस्फाइड टू कंडीशन, जो कंडीशन अभी आपने याद की। क्लियर है सबको? नेक्स्ट है रूल अगेंस्ट परपेचुटी। परपेचुअल सक्सेशन कंपनी का होता है, क्या होता है ये? कंटिन्यूसली रहेगी, तो रूल अगेंस्ट परपेचुटी। एक बार एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चालू की तो रोक सकते क्या? मतलब कि दादा परदादा से दादा, दादा से पापा, पापा से बच्चा, बच्चे से बच्चा, बच्चे से बच्चा, बच्चे से बच्चा, के ये चल सकता है। लेकिन क्या लिखा है? रूल अगेंस्ट परपेचुटी। नहीं चल सकता। ये बोल रहा है कि चल सकता है, लेकिन हर बार वो पर्सन लिविंग होना चाहिए।
अभी अनबॉर्न पढ़ा ना, तो अनबॉर्न के पास क्या बोला, होल ऑफ रिमेनिंग इंटरेस्ट, मतलब आगे वो ट्रांसफर अभी नहीं कर सकते। तो रूल अगेंस्ट परपेचुटी में ये रूल आ जाता है कि हाँ आप कर सकते हो ट्रांसफर आगे आगे आगे, लेकिन सामने वाला पर्सन लिविंग होने, भले वो 2 साल का हो, लेकिन वो एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। यहाँ पे एक स्टिकी नोट लगाया जाए। लिखो, लिखो सेक्शन 14, सेक्शन 14 रूल अगेंस्ट परपेचुटी में लगाना है। सेक्शन 14 पहला पॉइंट, नो ट्रांसफर बियॉन्ड लाइफ टाइम। पहला पॉइंट, नो ट्रांसफर बियॉन्ड लाइफ टाइम। मेरे बाद भी मैं प्रॉपर्टी होल्ड करूंगा ऐसा कुछ हो सकता है क्या? नहीं, जो मर गया उसके बाद किसी ना किसी को प्रॉपर्टी मिलती है। तो रूल अगेंस्ट परपेचुटी, नो वन कैन होल्ड अ प्रॉपर्टी इवन आफ्टर हिज डेथ। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, परपेचुटी, नो ट्रांसफर बियॉन्ड प्रॉपर्टी लाइफ टाइम, नो ट्रांसफर बियॉन्ड लाइफ टाइम। दूसरा पॉइंट लिखो, परपेचुटी dash the law dislikes it, the law dislikes it because because it makes the property sold or transfer, it makes the property, it makes the property, the law dislikes it, it makes the property sold or transferred for an indefinite period, इसलिए लॉ को ये पसंद नहीं आता। because it makes the property sold or transferred for an indefinite period, comma, it prevents free circulation of property, it prevents free circulation of property, इट प्रिवेंट्स फ्री सर्कुलेशन ऑफ प्रॉपर्टी। जैसे कि ए ने बी को बोला प्रॉपर्टी तुम्हारी हमेशा हमेशा के लिए, लेकिन ये बोल दिया कि तुम्हारे मरने के बाद भी ये प्रॉपर्टी तुम्हारी। क्या ये सही है? नहीं। क्या ये लॉ को पसंद आएगा? नहीं। ए को बोला बी प्रॉपर्टी तुम्हारी, बी के बाद किसकी? सी की, सी के बाद किसकी? डी की, डी के बाद किसकी? ई की। ये सही है? हाँ सही है, ये एग्जिस्टेंस में होने चाहिए। ठीक है, लिख नहीं लिख पाई? कोई नहीं, कॉपी कर लेना। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मल्टीपल लाइव्स अलाउड। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मल्टीपल लाइव्स अलाउड। मल्टीपल लाइफ, LIVE, लाइव्स अलाउड, मल्टीपल लाइव्स अलाउड, डैश करके लिखो। ए ट्रांसफर टू बी, ए ट्रांसफर टू बी डैश सी डैश डी डैश ई, A ट्रांसफर टू B डैश C डैश E D F, जो भी लिखना है आगे लिख दो। ठीक है, अच्छा फिर पॉइंट लिखो, अनबॉर्न बेनिफिशियरी। लिखो अनबॉर्न बेनिफिशियरी। भाई ऐसे कौन स्टिकी नोट लगाता है? ऊपर लगा ना उसको, कॉपी के बाहर कैसे आ रहा है स्टिकी नोट? तो ऊपर भी लगा सकते हैं ना, जहां हेडिंग लिखी वहीं लगाना है बिल्कुल। अनबॉर्न बेनिफिशियरी, if the transfer, if the transfer is to a person who's yet to born, if the transfer is to a person who is yet to born, if a transfer is to a person who is yet to born, comma, the whole of remaining interest must be transferred, the whole of remaining interest must be transferred, remaining interest must be transferred. लिखा? वेस्टिंग, अब लिखो वेस्टिंग आफ्टर अडल्टहुड,
वेस्टिंग आफ्टर अडल्टहुड, मैं जो बोल रही हूँ वो लिखो ना, वेस्टिंग आफ्टर adulthood, yes, vesting after adulthood. The interest vested, the interest vested to an unborn person, the interest vested to an unborn person must vest, must vest, must vest after they turn 18, after they turn 18, after they turn 18. लिखा? एक लास्ट पॉइंट लिखो, वेस्टेड इंटरेस्ट, हाँ, वेस्टेड इंटरेस्ट इसमें लिखो, रूल एंश्योर्स दैट, रूल एंश्योर्स दैट, the rule ensures that the property cannot be tied up, the property cannot be tied up for an indefinite time, for an indefinite time, cannot be tied up, the property cannot be tied up for an indefinite time, for an indefinite time, comma, interest vest should be a defined time limit, should be a defined time limit. ब्रैकेट में लिखो माइनॉरिटी प्लस लाइफ या लाइफ प्लस माइनॉरिटी, डिफाइंड टाइम, लाइफ प्लस माइनॉरिटी, लाइफ प्लस माइनॉरिटी हो गया. इसमें 2 पॉइंट्स लिखे हैं, बस 5 मिनट और दे दो. नो ट्रांसफर इज वैलिड आफ्टर द लाइफ टाइम ऑफ वन और मोर लिविंग पर्सन, मतलब जब वो जिंदा है तब तक के लिए उसका ट्रांसफर वैलिड है, जब उसकी डेथ हो गई तो ट्रांसफर क्या हो गया, इनवैलिड. मतलब परपेचुटी रूल कहता है कि जिंदगी भर के लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक पर्सन को नहीं हो सकता. ट्रांसफर कैन बी एक्सटेंडेड टू अ पर्सन हु इज नॉट इन एग्जिस्टेंस, यानी कि अनबॉर्न पर्सन, पर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, होल ऑफ रिमेनिंग इंटरेस्ट ट्रांसफर करना पड़ेगा. ठीक है, इसका फोटो खींच लो. इफेक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑन फेलर ऑफ प्रायर इंटरेस्ट, सेक्शन 16 का. खींचा? हाँ वो भेज देगा भैया, नौकरी पे लगे हैं वो. एक टॉपिक है अक्यूमुलेटेड इनकम, जो आज प्रैक्टिकली एक्सेप्टेबल नहीं है, पर अक्यूमुलेटेड मतलब इकट्ठा करना. ठीक है, तो टीपी एक्ट कहता है कि तुम इकट्ठा पैसा जमा करके नहीं रख सकते. क्या बोल रहा है, इकट्ठा पैसा जमा करके नहीं रख सकते. हम चाहते हैं आप इसे इन्वेस्ट करो, प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करो. ये एक्ट कब का है, 1882. तब लोग क्या करते थे, पैसा जमा करते थे. ठीक है, तो अब अगर आप अपने बच्चे की शादी, उसकी लाइफ के लिए जमा कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन आप यूं ही बस घर में कैश जमा करके रख रहे हो, हम आपको अक्यूमुलेशन ऑफ इनकम अलाउ नहीं करेंगे. मतलब हम क्या चाहते हैं, खर्च करो, और आज की डेट में तो हम खर्च कर देते. तो प्रैक्टिकली इतना नहीं है. सेक्शन 17 डज नॉट अलाउ अक्यूमुलेशन इनकम फ्रॉम लैंड फॉर एन अनलिमिटेड पीरियड. मतलब कि लैंड बेचा और कुछ ना कुछ क्या आया, पैसा आया, उसको जमा करके रखने की जरूरत नहीं है. लेकिन ये जमा करना अलाउड है कब, जब वो अपनी जिंदगी के लिए रख रहा हो. ठीक है, द लाइफ ऑफ द ट्रांसफरर, मतलब प्रॉपर्टी बेची और मुझे क्या मिला, पैसा, तो अपनी लाइफ के लिए पैसा जमा करके रख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं. 18 साल तक जमा करके रख सकते हो, ऐसा सेक्शन 17 ने बोल दिया. कितने साल तक जमा करके रख सकते हो, 18. मतलब 18 साल के बाद क्या करना है आपको, इन्वेस्ट करना. वो इनकम हम आपको अक्यूमुलेट करने नहीं देंगे. एनी डायरेक्शन टू अक्यूमुलेट इनकम बियॉन्ड द पीरियड अब मतलब 18 साल के ऊपर तक जमा किया तो वो क्या हो गया, वॉइड, एक्सेप्ट कब कब. पहला पॉइंट क्या लिखा है, जोर से पढ़ो. एनी पर्सन टेकिंग इंटरेस्ट अंडर ट्रांसफर, मुझे अपना लोन पे करना है इसलिए मैं जमा कर रहा हूं, तो अलाउड है, हाँ अलाउड. तो क्या वो वॉइड है, नहीं. अगर अपना डेट पे करने के लिए पैसा जमा कर रहे हो तो आप जमा करना कर सकते हो. नेक्स्ट क्या है, पोर्शन फॉर children or any other person taking any interest in the property under the
ट्रांसफर, यानी अपने बच्चे के लिए जमा करके रखते हो एक पोर्शन तो भी रखना अलाउड है। फिर फॉर द प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड, मैंने वो पैसा रखा है कि मेरे पास जो एक प्रॉपर्टी है मैं उसका प्रिजर्वेशन करूंगा, उस प्रॉपर्टी को मैं मेंटेन करना चाहता हूँ, इसलिए मैं पैसा जमा कर रहा हूँ, तो वो पैसा अक्यूमुलेट करना अलाउड है। पहली चीज, अक्यूमुलेशन ऑफ इनकम इज वॉइड। अगर वो 18 साल के लिए ऊपर के लिए आप रखते हो तो, या अपनी जिंदगी के बाद भी वो पैसा जमा करके रखते हो तो, लेकिन वो वैलिड कब कब है, जब डेट पे करनी हो, जब बच्चों के लिए रख रहे हो, या फिर अपनी ही प्रॉपर्टी मेंटेन करने के लिए रखते हो, तो वो इनकम क्या है, वैलिड है। अक्यूमुलेटेड करना मतलब जमा करके रख। एक लास्ट टॉपिक, दो टॉपिक लास्ट बचे, एक है डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडिस और डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस। लिस पेंडिस मतलब पेंडिंग केसेस, क्या है, लिस पेंडिस यानी पेंडिंग, कोई लिटिगेशन पेंडिंग है। अब एक प्रॉपर्टी को लेके डिस्प्यूट चल रहा है, एक प्रॉपर्टी को लेके डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है। अब ये भाई तू कितना पकड़ पकड़ करता है, एक तो तेरी आवाज भी भारी है, यहां तक समझ आती है। मैं कुछ भी अलग, मैं तेरे को जब टोक रही हूँ तो मेरे को दिख रहा है तभी टोक रही हूँ, आंख कान नाक सब दिया है भगवान ने। चलो, डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडिस यानी पेंडिंग लिटिगेशन, एक प्रॉपर्टी को लेके डिस्प्यूट है, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल ही लेते हैं, एक प्रॉपर्टी जो मैंने हिमांशी को बेच दी वो ऑलरेडी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी थी, मतलब मेरे पास उसका कंप्लीट इंटरेस्ट था ही नहीं, वो डिस्प्यूट चल रहा है मेरे और शैले के बीच में कि प्रॉपर्टी किसकी है। क्या ये मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकती हूँ, नहीं, लेकिन अगर मैंने कर दी तो जब एक्चुअल जजमेंट आता है कोर्ट का, उसको प्रॉपर्टी वापस करनी पड़ेगी जिसके जिसके लिए फेवर में आया। अगर मेरे फेवर में आया तो ये ट्रांसफर क्या हो गया, वैलिड हो गया। अगर मेरे फेवर में ऑर्डर नहीं आया तो उसको वापस करनी पड़ेगी, ठीक है। ये क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडिस, इंपॉर्टेंट मार्क करो। लिस मतलब डिस्प्यूट, और पेंडिस यानी पेंडिंग, यानी पेंडिंग डिस्प्यूट यानी पेंडिंग सूट, पेंडिंग एक्शन, पिटीशन और अलाइक। इसके कुछ एसेंशियल्स है, मतलब अगर आपसे डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडिस पूछा तो आपको ये सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए। पहला पॉइंट जोर से पढ़ो, क्या लिखा है, देयर मस्ट बी अ सूट प्रोसीडिंग इन अ कोर्ट और कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, सूट प्रोसीडिंग मस्ट नॉट बी कलोसिव, मतलब अभी कंक्लूड नहीं हुआ है, वहां लिखो अभी फाइनल ऑर्डर नहीं आया है। नेक्स्ट पॉइंट जोर से पढ़ो, द लिटिगेशन मस्ट बी प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली और स्पेसिफिकली इन क्वेश्चन, मतलब प्रॉपर्टी इसकी है कि मेरी है, यही मेन क्वेश्चन है उस सूट का। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, जोर से पढ़ो, पार्टी टू लिटिगेशन आई हैव ट्रांसफर्ड द प्रॉपर्टी। असेंशियल नंबर 1 क्या है, देयर मस्ट बी अ सूट। असेंशियल नंबर 2, इट मस्ट नॉट बी अ कंक्लूसिव, अभी कंक्लूड हुआ नहीं। असेंशियल नंबर 3, द लिटिगेशन इज रिलेटेड टू राइट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। पॉइंट नंबर 4, असेंशियल में मैंने क्या कर दिया है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया विच इज ऑलरेडी इन डिस्प्यूट। पॉइंट नंबर 5, लास्ट पॉइंट क्या लिखा है, बट में अल्टीमेटली अक्रू अंडर द टर्म्स ऑफ डिक्री, यानी कि रुका हुआ है अभी उसका फाइनल, और उसका ऑर्डर अक्रूड है, अभी पेंडिंग है जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता। समझ आया, दीज आर एसेंशियल्स ऑफ व्हाट, लिस पेंडिस। पॉइंट नंबर 1, देयर मस्ट बी अ सूट, दैट सूट मस्ट नॉट बी अ कंक्लूसिव। फिर द सूट इज रिलेटेड टू द राइट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। चौथा, देयर मस्ट बी अ ट्रांसफर और अदरवाइज डीलिंग विद द प्रॉपर्टी टू डिस्प्यूट, मतलब एक पार्टी ने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। लास्ट, वो ट्रांसफर अभी भी पेंडिंग है, अक्रूड है ऑन द बेसिस ऑफ द ऑर्डर और डिक्री। इफेक्ट, सरलीन जोर से पढ़ना, इफ द पार्टी, वो बॉक्स में बना हुआ है, प्रिवेंटेड disposal of the case. रुक जाना,
हम क्या कह रहे हैं आपको सेक्शन 50 में, हम नहीं रोक रहे, तुम कर लो प्रॉपर्टी ट्रांसफर, तुमको करनी है ना तुम कर लो, क्योंकि तुम बोलोगे यार तुम्हारा ऑर्डर तो 10 साल बाद आएगा, तब तक क्या प्रॉपर्टी हम रखे रहें। तुमको अगर लग रहा है कि तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम क्या कर दो, ट्रांसफर कर दो, लेकिन वो ट्रांसफर इफेक्ट में कब आएगा, जब फाइनल डिसीजन ऑफ द कोर्ट आएगा। ठीक है, फिर लिखा है कि एंड द रूल वुड नॉट ऑपरेट इवन इफ द ट्रांसफरी पेंडेंट लाइट had no notice of the pending suit or proceeding at the time of transfer। मतलब हिमांशी आके बाद में बोल दे कि मेरे को पता ही नहीं था आपका डिस्प्यूट चल रहा है, तो भी ये चीज नहीं बोल सकती वो कि ट्रांसफर वैलिड है। ठीक है, वो नहीं बोल सकती, क्यों? क्योंकि उसके पास क्या होना चाहिए था, कंस्ट्रक्टिव नोटिस होना चाहिए था। कोर्ट ने क्या प्रिज्यूम किया कि उसने ये रिसर्च करी होगी। फिर एक डॉक्ट्रिन है लास्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, लास्ट बस लास्ट। ठीक है, पार्ट परफॉर्मेंस मतलब क्या होता है, आधा पार्ट परफॉर्म किया है। अभी क्या होता है, हाँ थोड़ा पार्ट, अभी क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने की बात हो गई है, सब हो गया है, ठीक है, पैसे वैसे ले लिए है, थोड़ा बहुत एडवांस लिया है, प्रॉपर्टी में हम रहने लग गए हैं, ठीक है, हम रहने भी लग गए, रजिस्ट्री नहीं हुई है, और हम रेडी, हम रोज फोन कर रहे हैं भाई रजिस्ट्री करा ले, रजिस्ट्री करा ले, वो कह रहा है अभी कराते कराते कराते। ठीक है, ऐसे ही 15 दिन हो गए, उसने रजिस्ट्री नहीं गई, 15 दिन आके बोलता है घर खाली करो, मेरे को तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है। अभी ये तो बहुत लोग करते हैं ना ऐसे, ठीक है, ये गलत है ना। तो यहाँ पे पार्ट परफॉर्म हो चुका है, एडवांस हो चुका है, थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी का पोजेशन आ चुका है, रजिस्ट्री के लिए फोन करे जा रहे हैं, और अब तुम आके कह रहे हो कि प्रॉपर्टी हमको नहीं बेचनी, तो ये अलाउड नहीं है। आपको सेक्शन, कौन सा सेक्शन, 53A, ठीक है, 53A प्रोटेक्ट करता है, सिर्फ प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, आपको कोई राइट नहीं दिला देगा प्रॉपर्टी का, सिर्फ एक प्रोटेक्शन राइट है कि हाँ आप सूट फाइल कर सकते हो ये बोल के कि मैंने पार्ट परफॉर्म कर दिया है, सामने वाले ने अपना पार्ट परफॉर्म नहीं किया है, और मैं रेडी हूं जो भी ऑब्लिगेशंस है फुलफिल करने के लिए, तो लेट्स जस्ट मेक एन एफर्ट कि ये पार्ट परफॉर्म हो जाए। तो आप बस कोर्ट को बोल सकते हो कि हमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, इसके अगेंस्ट मुझे कुछ ना कुछ आप हेल्प कर दो। जरूरी नहीं है कि आपको प्रॉपर्टी मिलेगी, ये भी जरूरी नहीं है कि आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा, लेकिन आपके पास एक राइट है, एक पॉजिटिव पॉइंट है कि एटलीस्ट आप फिर घर नहीं बैठ सकते, क्योंकि अगर वो आपको मना कर दे तो आप क्या करोगे, घर खाली करोगे ना, वो बोलेगा एडवांस ले लो चले जाओ। तो आपके साथ नुकसान क्या हुआ कि प्रॉपर्टी नहीं मिली, आपने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी चले गए, तो उसने बोला जब रजिस्ट्री हुई नहीं थी छोड़ दो, पर आपको क्या चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, तो यहाँ पे 53A आपको सिर्फ एक राइट देता है कि आप एक्सेस कर सकते हो। डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस में सिर्फ ये है कि द अदर पर्सन इज विलिंग आउट टू कैरी द कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, मतलब कि जिसने घर ले लिया था पोजेशन, वो रेडी है जाके रजिस्ट्री कराने के लिए। सिर्फ असेंशियल्स देखो, पहला पॉइंट क्या लिखा है, जोर से पढ़ो, देयर मस्ट बी अ, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ठीक है, पार्ट परफॉर्मेंस में पहली चीज क्या, कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा पॉइंट जोर से पढ़ो, कुछ ना कुछ कंसिडरेशन भी पास ऑन हुआ है। तीसरा पॉइंट जोर से पढ़ो, साइंड बाय द ट्रांसफरर हिमसेल्फ ऑन हिज बिहाफ, जो प्रॉपर्टी दे रहा था उसने कॉन्ट्रैक्ट में साइन भी किया है, मतलब हाँ, या उसकी तरफ से उसके रिप्रेजेंटेटिव ने किया होगा। फिर फोर्थ पॉइंट जोर से पढ़ो, must be ascertainable with reasonable certainty from the कॉन्ट्रैक्ट में जो जो बातें लिखी है वो ascertain हम कर सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ यही वाली प्रॉपर्टी की बात कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई थी। फिफ्थ पॉइंट क्या लिखा है, have taken the possession in the property in part performance of the contract, जितना भी उसने कंसिडरेशन दिया था उसके बेस पे उसने क्या ले रखा है, पोजेशन ले रखा है। पॉइंट नंबर 1 क्या था, कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा कंसिडरेशन, तीसरा राइटिंग एंड साइंड बाय द ट्रांसफरर, चौथा टर्म्स एंड कंडीशन एसर्टेनेबल है और रीजनेबल है, उसके बाद फिफ्थ पॉइंट पोजेशन ले रखा है जितना भी उसने परफॉर्म किया। लास्ट पॉइंट, द ट्रांसफरी कौन है, जिसने प्रॉपर्टी ली थी, मस्ट हैव fulfilled और be ready to fulfill his part of the obligation, जो उसके साइड से बचा था वो रेडी है करने के लिए, यहाँ उसने वो पार्ट कर दिया है। मार्क करो कि कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, तो हम बोल देंगे कि पार्ट परफॉर्मेंस हुआ है। यहां से एक लाइन मार्क कर लो, सेक्शन 53 डज नॉट कन्फर एनी पॉजिटिव राइट ऑन द transferee, it only prohibit the exercise of right of ownership in relation to the order to evict the transferee from the property because legal requirement have not been satisfied। यानी कि हम आपको ये नहीं बोल देंगे कि आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी, लेकिन आपको धक्का बाहर निकालने से हम आपको रोक
सकते हैं, कि आपका इविक्शन हम बचा सकते हैं। कौन से सेक्शन के अंडर? सेक्शन 53A। इसमें ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ये A and B, ये यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये आपको देगा ये पैराग्राफ, ठीक है। और इसके अंदर आपको क्या लिखना है? 53A की कंडीशन, कि अगर ये छह कंडीशन है तो मतलब पर्सन ने पार्ट परफॉर्म किया है और वो अपना एविक्शन रोक सकता है, प्रोहिबिट करवा सकता है, ठीक है सबको। चलो बाकी हम सेल, मॉर्गेज, चार्ज, लीज, लेसी कल पढ़ेंगे। हाँ, फोर्थ और फिफ्थ, फोर्थ पॉइंट है, कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो बोल रही हैं कि ये वाली प्रॉपर्टी इस पर्सन को ट्रांसफर करनी है जिसका इतना पैसा बनता है। फिफ्थ पॉइंट ये है कि मैंने घर ले लिया और मैं घर पे रहने लग गई हूँ, अभी तक जितना भी मैंने खर्चा किया तो मैंने पोजेशन ले लिया है प्रॉपर्टी, ठीक है। बस दो ही पॉइंट।